आप सभी को नमस्कार। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और स्वयं पोर्टल जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम सीईसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला की कड़ी में 18वें राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आज का जो विषय है मैं एक बार आप लोगों को रूबरू करा दूं कि आज का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय है भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। और इस अवसर पर हमारे साथ अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुराग दीक्षित जो अध्यक्ष हैं देव भाषा शोध संस्थान कानपुर से। आज महोदय का वक्तव्य इस पटल पर हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और महोदय जुड़ चुके हैं। सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का अध्यक्षता जिनके लगातार प्रयासों से हम इस राष्ट्रीय कार्यशालाओं का सतत रूप से आयोजन कर पा रहे हैं, हम सभी के लिए बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में इन तमाम कार्यशालाओं के दौरान अपना समय दान और ज्ञान दान देकर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का संचालन में हमारे साथ लगातार सहयोग करने की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंशुल दुबे महोदय, आप सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत विभाग तिलक महाविद्यालय कानपुर में। सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं देख पा रहा हूं कि डॉक्टर हेमा जोशी महोदया जो प्राध्यापिका है पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनका भी लगातार सहयोग हमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो हम लोग प्रत्येक शनिवार को टेलीग्राम चैनल पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, महोदया का लगातार सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और पिछले कई सप्ताह से लगातार वह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रही हैं। महोदया का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम विषय की तरफ बढ़े उसके पहले मैं थोड़ा सा जो अध्येता जुड़ गए हैं सभी अध्येताओं का भी, विद्वानों का, भाषा चिंतकों का इस राष्ट्रीय कार्यशालाओं के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूंकि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम है और आप लोग देख पा रहे होंगे, जो लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपडेट मिल रहा होगा, ईमेल के माध्यम से अपडेट मिल रहा होगा कि आप लोगों का जो ये 15 सप्ताह का कार्यक्रम है 13वें सप्ताह का आपका अपडेट आ गया होगा, अर्थात 13 सप्ताह के वीडियो और पाठ्यक्रम आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे होंगे और अध्ययन कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को 15 सप्ताह के इस कार्यक्रम में 12 सप्ताह का जो असाइनमेंट है आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना है और उसकी अंतिम तिथि हमने कई अवसरों पर आपसे जिक्र किया है कि वह 30 अप्रैल 2025 है। तो जो लोग भी, जो अध्येता लगातार अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने किसी व्यक्तिगत कारणवश या कुछ और व्यस्तता के कारण अभी तक नहीं जमा किए हैं उनके पास अभी पर्याप्त समय है। 12 सप्ताह का आप लोगों को असाइनमेंट जमा करना है और उन असाइनमेंटों में से जो आपका 5 सर्वश्रेष्ठ असाइनमेंट होगा, मीन्स जिसमें आप उत्कृष्ट प्रदर्शन किए होंगे, मतलब 10 में से अधिकांश जिसमें आपके प्रश्न सही रहेंगे ऐसे 5 असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं, वो आपके अंतिम परीक्षा में जुड़ेंगे। इसलिए असाइनमेंट जमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि 18 मई 2025 को प्रथम पारी में भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम है उसका परीक्षा एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर देश के तमाम राज्यों और शहरों में आयोजित की जाएगी। तो आप लोग परीक्षा फॉर्म भी भर दें। परीक्षा फॉर्म भरने के पहले आप लोगों को परीक्षा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका पंजीकरण करना पड़ेगा और पंजीकरण कैसे करना है उसका फिर दूसरे पार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे, उसका परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, उसके कई सारे स्टेप हैं।
मैंने इस संबंध में भाषा प्रौद्योगिकी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे हमने 2 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। अभी भी हमें जानकारी मिल पा रहा था कि कई लोगों को पंजीकरण करते समय पासवर्ड, खासतौर पर जो पासवर्ड बना रहे हैं, तो उनको सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैंने कल एक अध्येता का वो काफी परेशान हुए थे, मैंने खुद पंजीकरण किया, तो आसानी से पंजीकरण हो जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, कभी थोड़ा सर्वर का इशू हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का पंजीकरण अवश्य होगा और उसके बाद आप लोग परीक्षा फॉर्म भरें। उसके लिए साथियों एक निर्धारित शुल्क जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए द्वारा निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क बहुत ही मिनिमम है। जो मैक्सिमम अधिकतम शुल्क है 750 रुपया, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, और अन्य कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए शुल्क कम है। किसी के लिए 600 है, किसी के लिए उससे कम शुल्क है, तो बहुत ही मिनिमम शुल्क है जो एनटीए द्वारा लिया जा रहा है। तो आप लोग शुल्क का चिंता न करके आप लोग परीक्षा फॉर्म भरें और परीक्षा क्वालिफाई करें, क्योंकि जब आपको यह प्रमाण पत्र मिलेगा तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके तहत आपको 5 क्रेडिट पॉइंट आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट स्कोर का जो सिस्टम भारत सरकार ने शुरू किया है, यह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और इसके साथ साथ चूंकि जब आप पाठ्यक्रम का अध्ययन किए होंगे तो तमाम ऐसे विषय हैं जो आप लोग पूरे अपने कैरियर में, अपने लाइफ में अभी तक जितना अध्ययन किए, कहीं ना कहीं कुछ नया आपको सीखने का अवसर प्रदान किया होगा। और इसी कड़ी में हम लोग राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहे हैं, और इस आयोजन के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न विशेषज्ञ वक्ताओं को हम लोग निवेदित करते हैं, और जो विषय उनके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, जो उनके द्वारा चुना जाता है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। और आप जैसा कि आज का विषय आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो केवल हिंदी भाषा तक सीमित ही नहीं है। हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं जो हम संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र करें, या उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की भाषाएं हैं, हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत है। तो आज हम इस विषय पर अपने मुख्य वक्ता महोदय को सुनेंगे। उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि आगामी 27 अप्रैल अर्थात उस दिन भी रविवार है, और 4 मई 2025 को, दोनों दिन रविवार है, उस दिन श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। यह संगोष्ठी पिछले सत्र में भी किया गया था, काफी लाभप्रद रहा है। तो इसी कड़ी में सर ने इस बार भी ये 2 संगोष्ठियों का 2 दिन में करने का ये निर्णय लिया है। क्योंकि 2 दिन में इसलिए लिया जा रहा है कि हो सकता है कि 27 अप्रैल को जो आयोजित किया जाए उस दिन जो विद्वान है, जो अध्येता है, हो सकता है कि वह कहीं अन्यत्र व्यस्त हो, तो उनको दूसरे दिन मौका मिल सकता है। वो उसी कड़ी में जो 4 तारीख को व्यस्त हैं वो 27 को अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप सभी विद्वानों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जो लोग ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रयास करें कि भाषा प्रौद्योगिकी से ही संबंधित आपका विषय रहे, उस पर अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से 10 से 15 मिनट का समय रहेगा, बहुत जल्द ही उसका पंपलेट और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट के बीच में अगर आपको वक्तव्य रखना है, और राष्ट्रीय कार्यशालाओं के दौरान कहीं ना कहीं आपका वक्तव्य उस लेवल का होना चाहिए, उस स्तर का होना चाहिए, ताकि आप अपने वक्तव्य द्वारा, अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा जो अन्य श्रोता हैं, जो अन्य विद्वान हैं, उनको कुछ नया ज्ञान दे पाए। साथ ही इस दौरान जितने अध्येता, जितने विद्वान अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उन सभी को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा। और कहीं ना कहीं ये प्रमाण पत्र हमारे जीवन में, हमारे करियर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिकांश जितने लोग हैं सभी को मौका दिया जाएगा, और इसकी टाइमिंग जो है, डेट तो निर्धारित कर दी गई है, दिन भी निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इसका जो समय होगा वो समय भी अतिशीघ्र, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जैसे ही पंपलेट इसका जारी किया जाएगा या प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, पूरा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोग अभी से अपने विषय और उससे संबंधित जो आपका तैयारी है उसको शुरू कर दें, जो लोग इच्छुक हैं।
तो आइए हम आज के इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और मैं आज के जो मुख्य वक्ता हमारे शहर हैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित सर, मैं उनसे निवेदन करूं, उनको यह पटल समर्पित करूं। उससे पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय, मुझे 2-4 लाइन ही मिल पाया, क्योंकि आज का जो वक्तव्य था हमारे डॉक्टर अंशुल दुबे महोदय का था, लेकिन किसी कारणवश आज सर अपना वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं। तो उनकी जगह हम लोगों का सौभाग्य है कि एक महान विद्वान के रूप में डॉक्टर अनुराग दीक्षित महोदय हम लोगों से जुड़े हैं। तो सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। डॉक्टर अनुराग दीक्षित वर्तमान समय पर अध्यक्ष हैं देव भाषा शोध संस्थान कानपुर में। आपके अगर शिक्षा की बात करें सर, तो आपने परास्नातक ज्योतिष और संस्कृत में किया है, अर्थात आप AA में हैं। उसके साथ साथ तीसरा आपका परास्नातक की डिग्री जो है MSc गणित के रूप में है। उसके बाद आपने शोध भी किया है सर। तो कहीं ना कहीं इस पटल का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विद्वान, ऐसे महान वक्ता को आज हम लोगों को सुनने का, उनके माध्यम से जो कुछ ज्ञान है हम लोगों को ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो एक बार पुनः सर का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए सर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अवसर पर भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास से हम लोगों को रूबरू कराएं। सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। मेरी आवाज आ रही होगी कृपया? जी हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ, मुझे जो इस पटल पर अभी शुरुआत के कुछ समय मुझे सुनने को मिला तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी सक्रियता के साथ छात्रों का ध्यान रखा जाता है और सभी लोग ध्यान दे रहे हैं और एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे विभाग कार्य कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे यहाँ एक विधि है कि प्रारंभ जो है मंगलाचरण से करते हैं, तो नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धे अधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः प्रयत्नस्य कृत्नस्य तदेकबीजम् अव्यक्त ईशं गणितं च वन्दे अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। भाषा और प्रौद्योगिकी के इस प्रकरण में जो आज मुझे विषय मिला है कि भाषा का उद्भव तथा विकास, हम लोग कहीं ना कहीं नज़दीक में लाइब्रेरी के पास बैठे होंगे, हजारों पुस्तकें देखते हैं और अनुभव पाते हैं कि ये पुस्तकें जिस भाषा में लिखी गई हैं वो क्या है, वो कैसे आई। और जब संविधान का हम लोग अवलोकन करते हैं, भारतीय संविधान का, तो उसमें 8वीं अनुसूची में देखते हैं कि 22 भाषाएं हैं और उन भाषाओं में क्या एक रूपता है, कैसे आई, क्या आया। तो इसके विषय में जब हम अध्ययन पर जाते हैं तो ये पाते हैं कि भाषा का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ। अगर सूक्ष्मता से इसको देखें तो हम अगर थोड़ा वैदिक समय में जाए तो जब प्रारंभ का समय था तो बताया जाता है निविद सूक्त लिखे गए थे। निविद सूक्त ऐसे थे कि एक गद्य के फॉर्म में लिखे गए थे और उनसे कुछ निकालने का प्रयास किया गया, बहुत कम मात्रा में लिखे गए। और जब उस समय के होता या अर्घ्य जो देव होते थे पुजारी, वो जब आहुति डालते थे तो ये मानते थे कि अग्नि में आहुति डालने पर वो देवता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज डालने के बाद अप्रकट हो जाती है। इसी क्रम में वेद लिखे गए, वेदों को लिखा गया और जब वेदों को आगे लिखा गया तो वेद के बाद एक परंपरा आती है। जब वेद समझ के परे हो गए तब उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों का भी विकास एक लंबा समय रहा है। इसके बाद जब ब्राह्मण ग्रंथों में लोगों को समझने में थोड़ी समस्या होने लगी तब आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। और जब आरण्यक ग्रंथ को वेदों का नवनीत कहा जाता है, जब आरण्यक ग्रंथ लिखे जा चुके थे, इसके पश्चात एक ज्ञान कांड लिखा गया जिसको उपनिषद परंपरा बोलते हैं। तो उपनिषद के बाद फिर वेद को एक पुरुष माना गया
और वेदांगों की रचना की गई, जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। इसमें अगर देखा जाए, मुझे हैंड रेस किसी का दिखाई दे रहा, कोई प्रश्न है किसी का? मुझे लग रहा है मुझे बोल लेने दीजिए, फिर प्रश्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल महोदय, जी आप अपने प्रेमलता वक्तव्य जी। को जारी रखें सर। लास्ट में प्रश्न उत्तर के लिए समय दिया जाएगा, जिनका भी प्रश्न रहेगा उनको लास्ट में समय दिया जाएगा। तो अगर ये वैदिक पीरियड देखा जाए संस्कृत का, तो एक बड़ा जो है समय रहा है। इसके पश्चात वेदांग आए और समझने का प्रयास किया गया। हम लोग थोड़ा इससे पहले चलते हैं। अब भाषा कैसे आई, इसके विषय में कई लोगों ने उल्लेख किया। एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है पाणिनकालीन भारतवर्ष, उसमें भी पढ़ेंगे तो बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में चीजें लिखी गई हैं, और बहुत बड़ा महनीय और शोध ग्रंथ है, आप खरीद सकते हैं। लेखक का कहना है मैंने लगभग 20 वर्ष इसमें दिए इस ग्रंथ को लिखने में, तो एक गहरा ग्रंथ है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। आगे हम लोग इसके और पीछे चलते हैं कि कैसे भाषाएं आई। इसी पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों से पीपीटी के माध्यम से चर्चा की जाए, ज्यादा ठीक रहेगा। एक पीपीटी ओपन कर लेते हैं, यदि आप लोगों को प्रदर्शित हो तो दिखाएं। और महोदय, यह आपको दिखाई दे रही है? जी हाँ सर, दिखाई पड़ रहा है। जी, भारतीय भाषाओं का उद्भव तथा विकास। मुझे लग रहा है कि जो विद्यार्थी जुड़े हों वो एक पेन पेपर ले लें और उस पर लिखते जाएं छोटी छोटी बातें जो बोली जाएं, लिखी जाए, तो इससे आपका भी लाभ रहेगा और मेरा भी जो वक्तव्य हो वो सार्थक रहेगा। बाद में आप पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें परिचय में जाते हैं कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो भाष वक्ता व्याम वाच धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है व्यक्त वाक। और ये एक प्रकार का विज्ञान भी है जो भाषा को हम लोग जानना चाहते हैं। तो विज्ञान जो है वी उपसर्ग के साथ ज्ञा धातु से ल्युट अन प्रत्यय लगने पर बनता है। सामान्य रूप में भाषा का अर्थ है कि बोलचाल या बोली, बोलचाल की भाषा या बोली। सबसे पहले जो इसका संस्कृत साहित्य में हम लोग देखते हैं तो शिक्षा नामक वेदांग में इसकी बहुत ही सूक्ष्म चर्चा पाई गई है। इसमें ध्वनियों के बारे में बोला गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि हमारे जो दर्शन कहता है कि आपके पास 5 विषय होते हैं, 5 विषय कहे गए हैं, और 5 जो है उसके विषयों का प्रवर्तन करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। या तो आप शब्द बोलेंगे या स्पर्श है, ये भी एक माध्यम है, ये भाषा ही है, लेकिन वो एक प्रकट रूप से नहीं है। शब्द बोलेंगे तो हम लोग जो वैखरी के माध्यम से मुंह से उच्चारण करते हैं वो शब्द है, और रूप है, रस है, गंध है। इस प्रकार से जो हमारा व्यापार होता है भाषा संबंधी, वो 5 माध्यमों से हमारा दर्शन मानता है। इसके बाद ध्वनियों के उच्चारण के बारे में पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में भी लिखा गया है। भर्तृहरि ने एक वाक्य पदीयम का जो व्याकरण का दर्शन शास्त्र का बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसमें लिखा गया है। इसके बाद जो शब्द के सूक्ष्म रूप के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है। ये एक बहुत पठनीय ग्रंथ है वाक्य पदीयम। मुझे लगता है कि जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण को दर्शन शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है यह ग्रंथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता है। पठनीय ग्रंथ है। और भाषा विज्ञान का जो सूत्रपात है यूरोप में लगभग विलियम जोन्स के समय से माना जाता है, 1786, क्योंकि हमारा अधिकार हो जाता है कि मानव स्वरूप में जब यहाँ अवतरित हुए हैं तो भाषा को जान सके कि भाषा है क्या। इसके जानने के कई सारे मेथड हैं, विधियां हैं, और कुछ विधियों पे मैं आगे चर्चा करता रहूंगा। और इसमें विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, तो इसमें एक अंग्रेजी में एक फ्रेज चलता है, गूगल पे सर्च करिएगा, ऑल आर ग्रीक एंड लैटिन। शेक्सपियर ने इस फ्रेज को लिखा था। इसका अर्थ था कि सभी चीजें ग्रीक और लैटिन है। इसका मतलब है, इसका भावात्मक अर्थ ये है कि चीजें कठिन होना। लाइफ में आपकी कोई चीज कठिन चल रही है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए ऑल आर ग्रीक एंड लैटिन, ये एक फ्रेज इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इन्होंने तीनों में संबंध बताया था। और जैसे पिता के लिए पैटर है, ये आप लोग पढ़ते रहे होंगे। मातृ के लिए मदर शब्द है, वहीं से आया है। तो
ये शब्द की जो परिभाषा है, यात्रा है, जैसे भारत में शून्य कहा जाता था, शून्य के बाद उसको अरबी में जब ले जाया गया तो सिफर हो गया, सिफर से जो अरबी के नुक्ते होते हैं यूनान में, वहां पर सा का उच्चारण जा किया था, जफर हो गया, जफर से फिर वो यात्रा करते करते जीरो हो गया। तो इस प्रकार से शून्य से जीरो तक की यात्रा कैसे है, ये एक हमारे भाषा वैज्ञानिक इसको पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, हम लोग भी उसको जानते रहते हैं। कोई इस पे हम भी मानव सभ्यता में ही रह रहे हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं। पूर्वाग्रह अगर न बनाया जाए तो मुझे लग रहा है कि और अधिक जाना जा सकता है, पूर्वाग्रहों से थोड़ा सा दूर हटे। लिपि के बारे में जानना थोड़ा सा आवश्यक है, मैं थोड़ा परिचय दे दूंगा लिप के बारे में। और लिप को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट बोलते हैं, आपको पता है। लिप मतलब जैसे हम लिखते हैं किसी चीज को, तो इसके बारे में मैंने पीपीटी में डाल दिया है, मैं अंशुल जी से कह दूंगा, ये आपको शेयर हो जाएगी पीपीटी, तो जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो जाएंगे इससे। और भाषा के बारे में जो प्राचीन जो लेखन प्रणालियां हैं, वो पहली सबसे जो पुरानी मानी जाती है वो मेसोपोटामियाई कीलाक्षर है। ये कीलाक्षर लिपि जो है दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली मानी जाती है। इसका आविष्कार लगभग 3500 से 3200 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में किया गया था। आधुनिक इराक बोल सकते हैं इसको। ये सुमेरियन लिपि भी कही जाती थी, क्योंकि इसको सुमेरियों ने कहा था। इसके बाद मिस्र की जो चित्रलिपि है, ये आपने कई जगह देखा होगा कि मिस्र में चित्र के बारे में, चित्र के माध्यम से चीजें समझाई जाती थी। इसके बाद चीन के जो अक्षर हैं वो भी हम लोग देखते रहते हैं। जो चीन की जो उत्पत्ति भाषा, जो चीन के अक्षरों की उत्पत्ति है, वो कैंजी नाम की एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसको पीला सम्राट या दरबारी इतिहासकार माना जाता था। और इसके बाद जो पीला सम्राट था, इसका दरबारी इतिहासकार था वो। और इसके बारे में हम और सी बातें मैंने वैसे पीपीटी में ज्यादातर लिख दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। और चीन के बारे में भी है, क्योंकि हमारा विषय असल में भारतीय भाषाओं के बारे में है, तो इसलिए ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें जानना आपका आवश्यक था बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और चीन में जो भविष्यवाणियां होती थी वो कछुए के खोल और हड्डियों के, जानवरों की हड्डियों पर लिखी जाती थी। और इसी जो परिपक्व लेखन प्रणाली इनकी है वो हमें दिखाई देती है। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में कई सारे विवाद हैं। इसका जो सेमेटिक प्रभाव है ब्राह्मी लिपि पर, ये भी हम लोगों को परिचित है। सिंधु घाटी जो संबंध है वहां से भी निकाला जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक मूल से किसी ने मान लिया, किसी ने सिंधु घाटी मूल से मान लिया, और किसी ने कहा कि इसका नहीं स्वतंत्र आविष्कार हुआ था। तो इसके बारे में काफी सारे बिंदु हैं, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। और जो लिपि का मूल जो उत्पत्ति है, वो ये माना जाता है कि भारत में जो माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जो है वो ब्रह्मा ने किया था, ये एक अलग एक आधार है। इसके बाद जो लिपियां हैं, आपको पता होगा कि 3 चरणों में लिपियों का विकास होता है। पहला होता है या तो चित्र बना दिया जाए उस चीज का, या उसको भाव लिपि कर दी जाए, या ध्वनि लिपि, फोटोनिक्स। तो और भी भेद हैं इसके, जैसे सूत्र लिपि है, प्रतीकात्मक लिपि है, भाषा ध्वनि मूलक लिपि भी है एक, वो भी देख सकते हैं। इसके बाद जो क्या नाम है, भारत में जो लिपि विज्ञान है, इसके बारे में अलग से कोर्सेज चलते हैं, अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे पुरुष सूक्त का एक वो है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपा सबूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम्मा। तो कैसे इसके ऊपर जो है क्या नाम है, 3 प्रकार के जो स्वर है वो लिखे जाते हैं, कभी आपने देखा हो, शायद पढ़ा हो, तो वहां से हम जान सकते हैं। और भी बातें इसमें है कि अथर्ववेद में भी मिलता है इसका, जयशम त्वाम संलिखितम, ये अथर्ववेद का है, शायद 7वां अध्याय है, इसको देख लीजिएगा एक बार। यदि दुतम लिखितम अपनेण, ये भी एक है। बहुत सारी इसमें जो अथर्ववेद में लिपि के बारे में छोटी छोटी बातें हमें मिलती हैं कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो अगर कोई पूछे कि हाँ वेदों में कैसे लिपि कला थी, तो हमें अथर्ववेद में इसके प्रमाण लगभग मिलते हैं। का ए शाम करकरी लिखत, इस प्रकार से मुझे जो याद आ रहा है, आप देख लीजिएगा उसको। इसके बाद सबसे बड़ा जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी एक बौद्ध ग्रंथ है कि अल खरिका का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथों में। इसमें बच्चों को पीठ पर लिखे हुए जो अक्षर हैं उसको पहचानने होते थे। सूतांत एक मिलता है, उसमें सूत्रांत है, भिक्षुओं को अक्षरिका लेख न खेलने का आदेश वहां कहा गया था। और विनय पिटक में भी चीजें हमें मिलती हैं। और सबसे बड़ा जो एक प्रमाण मिलता है, जो आज भी सभी एक मत है कि हाँ ये प्रमाण ठीक है, वो ललित विस्तर नाम का ग्रंथ है। इसमें जो समवायंग सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है।
ये ध्यान रखेंगे, ये नोट करने लायक चीज है, कई जगह पूछी जाती है। और इसमें कुल मिलाकर के अगर मोटी मोटी जोड़ी जाए तो लगभग जो बौद्ध ग्रंथ था ललित विस्तार नाम का, इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बौद्ध में जो है वो लगभग 64 लिपियां हैं और जैन ग्रंथ में जो है वो 18 लिपियों का उल्लेख माना गया है। विदेशियों में कई सिकंदर के समय में भी उल्लेख हमें मिलता है, मेगस्थनीज के समय में हमें उल्लेख मिलता है, हिंसान के समय में हमें उल्लेख मिलता है। और जो ब्राह्मी लिपि है इसके बारे में जो मैं आपको बोल रहा था अभी, तो ब्राह्मी लिपि में जो स्वर हैं वो 9 लगभग हैं और व्यंजन जो है वो 32 व्यंजन है इसमें, और एक अंगा अक्षर होता है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है। तो मेरे पास आप चाहे तो बगल में अगर मोबाइल वगैरह खोल हो तो ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर हैं उसको देख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मी लिपि में अक्षर लिखे जाते थे। तो 2 प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो ये माना जाता है कि सेमेटिक मूल से आई है, जो मैं आपको बता रहा था। मुझे लग रहा है ब्राह्मी लिपि के बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने उतना बोल दिया आपको। फिर सिंधु घाटी संबंध जो इसका है कि सिंधु घाटी में जो है अपठित रूप में विकसित हुई थी। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि निकली, लिपि हमको मिली लिखी है, वो ज्यादातर पढ़ी नहीं जा सकी है, उसको बाउस्टो फिटिंग टेक्निक से लिखा जाता था, दाएं से बाएं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो पाश्चात्य लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने मत दिए कि जो है ये ऐसे खोजी गई। इसमें यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि 2 प्रकार के जो प्रिंसिप ऑफ ब्यूलर ने दिए थे, ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि 2 मत जो है, एक यूनानी लिपि से आई है ये, दूसरी है सेमेटिक मूल से। तो असल में भारत में और विदेशियों में यही लड़ाई चलती रहती है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से सेमेटिक मूल से आई, वो इस प्रकार की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हमको उसमें नहीं जाना है, हमें मूल सिद्धांत में जाना है। तो ब्राह्मी की जो उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं, पहला है यूनानी लिपि, दूसरा है सेमेटिक लिपि। और जो सेमेटिक लिपि है इसमें सेमेटिक में भी 3 प्रकार की होती हैं, उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फिनिशियन या पेड़ी बोलते हैं उसको। और जो भारत में सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के सिद्धांत माने गए हैं ब्राह्मी लिपि के। पहला है दक्षिण का, दूसरा है आर्य मूल का। अब दक्षिण मूल में क्या है कि उसके द्रविड़ स्रोत जो मिलते हैं, जो द्रविड़ ग्रंथ मिलते हैं उसके बारे में है। दूसरा आर्य मूल जो मिलते हैं उसमें जो वैदिक स्त्रोत्र हैं वो मिलते हैं। कनिंघम ने इसमें काफी काम किया है, गौरीशंकर ओझा जी ने काम किया है। इसको कहीं लिखते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वो हड़प्पा लिपि से आई है, जो हड़प्पा की लिपि है ये माना जाता है। आगे हम लोग इसमें चलेंगे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि चीन की जो लिपि है वहां से आया है। सारे पॉइंट्स असल में थोड़ा सा पीपीटी मुझे समय कम मिला बनाने का, तो मैं सारे पॉइंट डाल नहीं पाया, तो मैं बोले दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। तो चीनी की जो लिपि है उससे ब्राह्मी की मानी जाती है, लेकिन ये सब बातें निराधार बाद में मानी गई। लेकिन यह तो श्योर है कि ये जो लिपि है ये भारतीय है, विदेशी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्णों में जो गोलाई है, बाकी विश्व के किसी भी लिपि में देखिए तो उसमें गोलाई नहीं थी, केवल भारतीय जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि जो मानी जाती है, इसमें गोलाई थी। तो ये माना जाता है कि इसमें वृत्तात्मकता है इस लिपि में। दूसरा है कि ये भी है कि जो अंक प्रणाली है 1 2 3 4 और दशमलव पद्धति है ये भारत की है। तो सभी के अपने तर्क हैं, हमें सभी को पढ़ना है, और जब तक एक ठोस निष्कर्ष पर हमारे विद्वान नहीं पहुंचते हैं तब तक जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं उसको पढ़ते रहना है। हमारे जो इसमें बच्चे जुड़े हो वो आगे आकर के लिपियों के बारे में और अध्ययन करें और समाज में कुछ नया योगदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है और शुभकामना है आप लोगों के लिए। इसके बाद इस जो लिपि है इसका विकास कैसे हुआ, तो जो गुप्तकालीन लिपि थी, प्राचीन एक नागरी लिपि थी और शारदा लिपि थी, बंगला लिपि थी। तो इस प्रकार के लिपियों से जो है लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो बहुत सारी लिपियां हैं। एक खरोष्ठी लिपि भी मिलती है, उसके बारे में भी हम लोग जो है, कुछ लोगों ने कहा कि वो खच्चर के होंठ से मिलती है इसलिए इसका नाम खरोष्ठी है। इस पर भी एक बड़ा व्याख्यान है, पर वो हमारा आज का विषय नहीं है। आगे चलेंगे। ब्राह्मी की जो व्युत्पन्न लिपियां हैं इसमें देवनागरी है, तमिल लिपि है और कन्नड़ और तेलुगु लिपियां। मेरी आवाज आ रही हो तो एक लोग जरा यस कर दें। जी आ रहा है सर। हाँ सर। जी। देवनागरी जो लिपि है इसकी, जो ब्राह्मी लिपि की जो व्युत्पन्न लिपियां मानी जाती हैं ये है देवनागरी है, तमिल लिपि है और कन्नड़ और तेलुगु लिपि है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि से सारी आई हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कन्नड़ और तेलुगु लिपियां अलग से विकसित हुई थी, तो ये एक अलग सा एक जोन है। इसको एक पुस्तक है भाषा विज्ञान की, उसमें पढ़ सकते हैं, भोलाशंकर तिवारी जी की, बहुत अच्छी पुस्तक है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रयास किया था एक चार्ट डालने के लिए, वो असल में फॉन्ट रीड नहीं कर पाता ये
वर्ड से मैंने कॉपी किया था इस पे, लेकिन मैं बोले दे रहा हूँ आपको। जो अक्षर का है इसको कैसे देवनागरी में आज के समय में लिखा जा रहा है, तमिल में ऐसे लिखा जाता है, कन्नड़ जो आधुनिक है इसमें ऐसे लिखा जाता है, तेलुगु जो आज के समय में प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान समय में जो चीज़ें प्रासंगिक हैं आपको वो बताई जाए, तो कैसे कैसे इन अक्षरों को लिखा गया है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा। तो देवनागरी में और बाकी लिपियों में कैसे अक्षरों का विकास हुआ है, बड़ा अच्छा इस पर एक विज्ञान है प्रॉपर, तो इसको अलग से विज्ञान मान लिया गया है। तो भाषा विज्ञान को हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। हैंग हो रहा है। भाषा का वर्गीकरण। अब विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये तो अनुमान का विषय है। कुछ विद्वानों ने इनको 1796 बताई है, कुछ ने 2700 कुछ बताई है, लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग मान लें तो 3000 भाषाएं हम लोग विश्व में मान सकते हैं। और जो भाषाएं हैं विश्व की, उसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहली है आकृति मूलक, दूसरा है परिवार एक ही फैमिली वाली जो होती हैं, पारिवारिक। अब आकृति मूलक जो वर्गीकरण है तो आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि शेप के बेस पे जो उसका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिएगा, जैसे किसी बच्चे से मैं पूछना चाहूं अगर कि भाषा आपको नई बनानी है तो आपको क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले जो हमें इंटीग्रेंट्स चाहिए होते हैं वो होता है प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं धातु, और प्रत्यय का अर्थ होता है जो सफिक्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे पठ धातु से पठति बनता है, तो गम धातु से गच्छति बनता है। तो ये कैसे बना, जो हमारा जो भाषाई शब्द है वो कैसे आया, इस पर एक हम लोगों को अलग से एक लेक्चर करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। तो भाषा केवल दो चीजों से बनती है, एक है धातु या प्रकृति और प्रत्यय से सारा। अगर कोई इसमें मैथ्स का स्टूडेंट हो या किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट हो तो लगभग पाणिनि ने 2000 धातुएं दी थी, और जो प्रत्यय पाणिनि ने दिए थे वो 720 शायद प्रत्यय हैं। अब कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर जानता हो तो अगर इनसे निकालना चाहे सारे लकार वगैरह मिला करके, तो मुझे लग रहा है लगभग 20 करोड़ शब्द आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है पूरे विश्व में किसी भाषा का इतना बड़ा शब्द रचना का पावर होगा। तो 20 करोड़ से अधिक शब्द अगर हम बना सकते हैं किसी भाषा में, वो भी एक अर्थ युक्त शब्द, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में जो श्लेगल है इन्होंने 2 भागों में बांटा है, बोप ने इसके 3 भागों में बांटा है। तो मुझे लग रहा है 2 भाग ठीक हैं, जो कि ज्यादातर विद्वान 2 भागों पे हैं। तो अयोगात्मक और योगात्मक 2 भाग हैं, और योगात्मक में आगे 3 मान लेंगे तो लगभग 4 भेद हो जाएंगे। अयोगात्मक 1 हो गया, योगात्मक में 3 और हो जाएंगे, 4 हो गए। तो भारतीय जो भाषा वर्गीकरण है इसमें मैंने एक डेटा मुझे मिल गया था कि 1961 की जनगणना में 1652 मातृभाषाओं को लेकर भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण द्वारा 780 भाषाएं या एथनोलॉग द्वारा 398 जीवित भाषाएं बताई गई हैं। तो इसके बारे में एक डेटा है। तो 2011 की जनगणना में 26% जो है द्विभाषी थे और 7% त्रिभाषी वक्ता जो है भाषा के हैं। और इसके बारे में आप डेटा और सर्च कर सकते हैं। हम एक महान देश में रहते हैं जहां बहुभाषावाद होते हुए भी अनेकता में एकता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण जो है इसमें मुझे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंने रेड कर दिया है रूपात्मक, पदात्मक, वाक्य मूलक, संरचनात्मक वर्गीकरण भी इसका दूसरा नाम है। और अभी जैसा सर कह रहे थे आप लोगों का भाषा प्रौद्योगिकी एक विषय है, तो भाषाओं की बनावट या इंजीनियरिंग का अध्ययन करती है। ये ऐतिहासिक वंशों पे नहीं जाती है, ये अपना टेक्नोलॉजी से उस चीज को देखती है कि कैसे भाषा आई है। तो इस पर बहुत शोध की बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक शोध पत्र अगर आप लोग लिखना चाहें, बढ़ें आगे, इसमें कर सकते हैं। तो जो इसमें अयोगात्मक है और योगात्मक है, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर है, ठीक है। अयोगात्मक में देखते हैं, इसको आइसोलेटिंग या एनालिटिक लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें है क्या, भारतीय इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द सामान्यतया, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज सारी लिख दी हैं कि अयोगात्मक भाषाओं की एक गुण क्या होते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। और एक ही रूपिम मतलब होता है मॉर्फीम, मतलब इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द सामान्यतया एक ही रूपिम यानी मॉर्फीम से बना होता है। रूपिम और शब्द लगभग समान होते हैं। इसमें प्रति शब्द रूपिम का अनुपात
क्या होता है 1:1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन शब्दों में रूप परिवर्तन या तो बिल्कुल नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसलिए इनको अविकारी बोलते हैं। अपरिवर्तनशील दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। व्याकरणिक संबंधों जैसे काल, वचन, कारक को दर्शाने के लिए मुख्यतः वर्ड ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। ये पढ़ लेंगे। मुझे लग रहा है आपको पीपीटी शेयर कर दी जाएगी तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। अगला है योगात्मक भाषाएं। योगात्मक भाषाएं जो होती हैं इसको सिंथेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें जो है प्रकृति के निर्माण के जो साथ संबंध है उन तत्वों को देखा जाता है। जैसे मैंने जो भी शुरुआत में आपको बोला था कि प्रकृति प्रत्यय का जो सिद्धांत है उसको हमें देखना है यहाँ पर। और दो चीजें मूल मानी गई हैं, बाकी संस्कृत में बहुत सारा विषय है। अष्टाध्यायी तो इसमें बहुत बृहद ग्रंथ है। आप विचार करिए जरा एक बार कि अष्टाध्यायी में मात्र 3900 या 4000 लगभग सूत्र है। 20 करोड़ शब्दों की साइंस मात्र 4000 सूत्रों में डाल दी गई थी। एक बहुत बड़ा अपने में आश्चर्य है व्याकरण का, एक महान आश्चर्य है कि 20 करोड़ शब्दों की साइंस को आप अगर अंग्रेजी के थेसारस तैयार की जाए तो मुझे लग रहा है कि सारी थेसारस तैयार कीजिए, उनको मात्र एक छोटी सी पुस्तक में समेट दिया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें देखना होगा कि हमारी जो भाषाई रूप से हम कितने धनी रहे हैं, उसको सेमेटिक मूल का मान करके जो है हम भारूपी परिवार में बाद में लेकर के आए, तो वहां पर हम लोग ऐसे न लाएं इस चीज को। आगे हम लोग इसमें चलते हैं और इसको जो है मैं चाहूंगा तो ये एक ही मैं आपको बता देता, क्योंकि अयोगात्मक मैंने आपको बता दिया और ये योगात्मक है। योगात्मक में 3 प्रकार की चीजें आती हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रशिष्ट। अश्लिष्ट का मतलब होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोले दे रहा हूँ, ये है प्रत्यय प्रधान। श्लिष्ट मतलब होता है विभक्ति प्रधान और प्रश्लिष्ट का मतलब होता है समास प्रधान। ध्यान रखेंगे, अश्लिष्ट का मतलब होता है प्रत्यय प्रधान, श्लिष्ट का मतलब होता है विभक्ति प्रधान और प्रश्लिष्ट का मतलब होता है समास प्रधान। और ये संबंध तत्व पे चलती है। संबंध तत्व का मतलब ये हुआ प्रकृत प्रत्यय संबंध जो है उसके बेसिस पे ये चलती है, मैंने आपको बताया। और इसके बारे में और आप सर्च करना चाहें तो आप आगे पढ़ सकते हैं इसमें। और मैं हो सकता है पीपीटी में कुछ बातें बढ़ा करके आपको शेयर कर दूं, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। तो हमारे सामने 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि जो 4 प्रकार की चीजें थी वो हमें आ गई। पहली चीज थी अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। योगात्मक में 3 चीजें थी, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। इसमें भी श्लिष्ट के 2 भेद होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और प्रश्लिष्ट जो है इसके भी 2 भेद होते हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। और जो अंतर्मुखी है इसमें 2 प्रकार के आते हैं, जैसे संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक का मतलब हो गया, एक उदाहरण उसका ले सकते हैं, अरबी भाषा जो है वो संयोगात्मक की है। अरबी भाषा के बारे में अगर हमको बताना पड़ जाए तो हम सबसे कहेंगे वो योगात्मक मूल से है, उसके बाद वो श्लिष्ट है, वो अंतर्मुखी है और संयोगात्मक है। 4 गुण आपके सामने आ गए। अब जैसे हिब्रू भाषा है तो हिब्रू के बारे में क्या कहेंगे, हिब्रू वियोगात्मक भाषा है। कैसे, वो योगात्मक है, इसके बाद श्लिष्ट है, फिर अंतर्मुखी है, फिर वियोगात्मक है। तो संयोगात्मक और वियोगात्मक रूप से हम लोग इसको भेद करके आगे चल सकते हैं। और इसमें मुझे लग रहा है कि क्लास का समय क्या है, वरना मैं इसमें और अंदर चला जाता अभी। आगे हम लोग चलते हैं आकृति मूलक। किसी बच्चे को पूछना हो तो बाद में लिखते जाएंगे, तो बाद में पूछ लीजिएगा जो भी चीजें हो। आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इसमें मैंने डाल दिया है आपको, ये मैंने एक टेबल बना दी है तो आपको सरलता हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अयोगात्मक बना दिया है, आइसोलेटिंग बता दिया। दूसरा है अश्लिष्ट योगात्मक, तीसरा है श्लिष्ट योगात्मक और चौथा है प्रश्लिष्ट योगात्मक। ये इसके प्रकार हैं, 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के मैंने आगे आपको लिख दिए हैं। इनके जैसे अयोगात्मक के बारे में क्या है, आपको पूछा जाए अयोगात्मक प्रकार जो है उसमें कौन सी भाषा आती है, तो चीनी भाषा आती है। और इसको हम लोग जानेंगे। और क्यों आया, इसको चीनी भाषा क्यों आती है, तो हमें अयोगात्मक की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जिसमें जो है प्रकृति और प्रत्यय का जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व जो दोनों चीजें हैं इनका संयोग नहीं होता है। इसीलिए चीन की भाषा मतलब प्रकृति प्रत्यय के सिद्धांत जोड़ने के बाद जो उसमें विकार आते हैं, जिसको पराशर निकर्षा संहिता बोलते हैं, वह चीनी भाषा में नहीं होता है। इसलिए उस भाषा को अयोगात्मक में रखा गया है। ऐसे अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसके बारे में जो उदाहरण है ये तुर्की है, फिनिश है, जापानी है, ये अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। संस्कृत जो है, संस्कृत को ही आप हिंदी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में कोई मुझे लग रहा डिफरेंस है। तो
और श्लिष्ट योगात्मक में जो है वो संस्कृत है, लैटिन है और बाकी भारी भाषा। मैंने दोनों चीजें डाल दी थी कि विश्व भाषा और भारतीय भाषा, आपको एक अंतर पता चल जाए। हालांकि भारतीय भाषा ही हमारा आज का विषय था, पर एक दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं तो सरलता हो जाती है कि कैसे हमें जाने इस चीज को। तो श्लिष्ट योगात्मक जो है इसमें संस्कृत, लैटिन, रूसी, अरबी भाषाएं आ जाती हैं, और जो भारतीय भाषा के जो उदाहरण या प्रवृत्ति है इसमें हिंद की जितनी भाषाएं हैं वो आ जाती हैं। इस पर भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रश्लिष्ट योगात्मक है, इसमें अनेक तत्व एक ही शब्द में आ जाते हैं। इसके बाद इसके बारे में बास्क है, चेरोकी है, और ये भारत में ये भाषा नहीं होता है। अब देख लीजिएगा भारतीय भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण। भारतीय भाषा के बारे में आप लोगों को पता है कि जो भारोपीय भाषाएं हैं, द्रविड़ है, और आकृति मूलक ही अभी आपका चल रहा है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि जो भारत जो है विविधता का देश है, जो 4 भाषाओं में 4 भागों में बांटा गया है। पहला मैंने इसको भारोपीय लिखा है, जिसको हिंद आर्य भाषाएं हैं। दूसरा द्रविड़ है। कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं फिर से आपको विषय में प्रकारांत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको फिर से विषय आपको रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण के अंतर्गत 2 वर्गीकरण पढ़े। पहला वर्गीकरण था आकृति मूलक, दूसरा परिवार के बेसिस पे। अभी हम लोग आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर चल रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको जो आकृति मूलक वर्गीकरण था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वो 4 प्रकार का था। उसके अंदर और भी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भाषा के बेसिस पे, भारतीय भाषाओं के बेसिस पे हम लोग इसको देख रहे हैं। ये विषय हमारा अब तक था। पहला है हिंद आर्य भाषाएं, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है, ये भारतीय भाषा का सबसे बड़ा परिवार है। इसके अंतर्गत मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पता होगा कि कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती जो भाषाएं हैं, ये आपको पता है, ये भाषाएं इसमें आती हैं। इसके बाद इसमें दूसरा जो है, ये मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये अच्छे से लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग। एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें 2 चीजें हैं। पहली ये है कि ये श्लिष्ट योगात्मक है भाषाएं। शास्त्रीय जो संस्कृत है, जैसे आपने देखा होगा कि स्वरों का हस्तचालन होता है, कि हम लोग जब पुरुष सूक्त या कोई वाचन करते हैं भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचाः सामाने जगिरे छंदांसि जगिरे यजुर्तस्मात् तस्मात्। इसमें जो लिखे गए हैं, जो खड़े पड़े अक्षर लिखे जाते हैं, शायद आपने कभी ध्यान दिए हों, तो संस्कृत कैसे फोटोनिक लैंग्वेज बन जाती है, सबसे ज्यादा उच्चारण स्थानों को कवर करती है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। संयोगात्मक और वियोगात्मक या विश्लेषणात्मक जो भाषा है, इसके बारे में मैंने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लिया होगा मुझे लग रहा है अब तक। इसके बाद द्राविड़ीन भाषा है दूसरे नंबर पे, जो भारत का ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये दक्षिण भारत में केंद्रित है। जो द्राविड़ीन लैंग्वेज है, इसमें अश्लिष्ट योगात्मक इसको माना गया है। आगे इसमें जो विशेषताएं इसकी लिखी गई हैं, उसमें यह है कि इसके जो मूल प्रकृति है, इसके साथ प्रत्यय स्पष्ट रूप से जुड़ते हैं, और प्रत्येक प्रत्यय सामान्यतः एक विशिष्ट व्याकरणिक कार्य करता है। जैसे शब्दों में लिंग, वचन, कारक, क्रियाओं में काल, पुरुष, वचन, वृत्ति। आपको कुछ लग रहा होगा कि ये हिंदी और संस्कृत से काफी मैच कर रही हैं चीजें। जैसे कन्नड़ में लिखते हैं मांडुतेने, मैं करता हूँ, फिर उसमें माडु धातु है, फिर वर्तमान काल, तो मैंने पूरा इसमें लिख दिया है। इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो कंपाउंडिंग है, समास मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ देना। किस वृत्ति में जोड़ना, जैसे कह दिया हमने नीला कमल है ना, तो नीलोत्पलम हिंदी संस्कृत में आ जाता है, तो उसका समास विग्रह नीलम चतत उत्पलम। इस प्रकार से जो विग्रह करने पर चीजें बाहर आ जाए हमारे, तो इस प्रकार की जो द्रविड़ीन भाषा है, ये इसमें गुण पाया जाता है। ये संस्कृत में भी लगभग यही गुण पाया जाता है, तो उसके बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है। जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये भाषाएं मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाती थी, और इसका जो वर्गीकरण है उसको अश्लिष्ट योगात्मक माना जाता है। इनको जो बच्चे जुड़े हों, जो बार बार ये शब्द आ रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे, श्लिष्ट, अश्लिष्ट वगैरह, इनको एक बार अच्छे से लिख करके इनकी परिभाषाएं आप लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा करा गया है। आप चाहेंगे तो मैं क्लास के अंत में आपको बता भी दूंगा। तो मुंडा जो शाखा है इसमें, ये इसी में आती है। मैंने लिख दिया है कि संथाली लैंग्वेज इसी में आती है। मुंडारी है,
और खासी जो है ये भी इसी में आती है। इसमें एक चीज और है, सबसे खास बात इसमें यह है कि 1.5 अक्षर पाए जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें शब्द संरचना ऐसी 1.5 अक्षर वाली भी मिलती है। इसके बाद चीनी तिब्बती भाषाएं हैं। चीनी तिब्बती भाषाएं ये हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं। इन परिवार की भाषाओं में आकृति मूलक दृष्टि से अत्यंत विविधता होती है। जैसे इसमें जो टोन्स हैं उसके लिए संस्कृत में व्याकरणिक और शाब्दिक भेद के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो हिमालय क्षेत्र में किरात समूह पाया जाता है, उसमें जब रघुवंशम पढ़ते हैं किरात गंगो कविभीत गोरे, तो उसमें जो है किरात जो है वो हाथियों का पीछा करते थे। ऐसी एक जनजाति पाई जाती थी। बताया जाता है कि हाथी के मस्तक में जो मोती होता है उसका पीछा करते थे किरात, हाथियों को ढूंढते हुए कि कहीं मोती तो नहीं गिर गया। एक किंवदंती थी, लेकिन उनका नाम किरात रखा गया। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि जो इसका जो भाषाई का स्वरूप है वो संश्लेषणात्मक है, सिंथेटिक है ना, संश्लेषण से निकला है। इसमें पुरुष वचन का अंकन किया गया है और इसमें जो है प्रश्लिष्ट विशेषताएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तिब्बत में ऐसी भाषाएं आपको मिलेंगी जो ताओ वगैरह बोलते हैं। अगर भाषाओं में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंथेटिक कॉन्सेप्ट है भाषा का। इसमें तिब्बती एक भाषा है, बर्मा में जो बोली जाती है बर्मी भाषा है, बोडो है, गारो जनजातियां जो बोलती हैं, मणिपुर वाले भी, जो ऊपर का आपका उत्तर भारत के जो ऊपर का हिस्सा हिमालय के जो तराई क्षेत्र में आता है, ऊपर का जो आता है, ये चीनी तिब्बती भाषाएं में जोड़ा गया था। इसको मैंने एक टेबल में बना दिया, जितना अभी आपने पढ़ा है। टेबल्स थोड़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, सरलता हो जाती है टेबल से देखने में। तो मैंने भाषा परिवार लिख दिया है, नीचे हिंद आर्यन जो है लिख दिया है, नीचे द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं हैं और चीनी तिब्बती भाषाएं हैं। इसके बाद इनकी जो आकृति मूलक प्रवृत्ति है वो मैंने लिख दी है, कैसे इनका कार्य करता है। इसके बाद इनका जो उदाहरण है भाषा का जो हो सकता है वो मैंने इसके सामने लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि इंडो आर्यन लैंग्वेज का उदाहरण संस्कृत है, हिंदी है, बंगला है, और द्रविड़ जो भाषा परिवार है उसका जो अश्लिष्ट बिहेवियर है। इसके बाद इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आ जाती हैं। तो प्रकृत प्रत्यय के आधार पर चीजों को विभाजित करके हम बहुत कुछ भाषा में सीख सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। जो दूसरा नंबर है पारिवारिक वर्गीकरण, ये मैंने आपको आकृति मूलक वर्गीकरण आपको बता दिया है। जो पारिवारिक वर्गीकरण है इसमें हम लोग चल रहे हैं। इसमें आपको 18 भेद माने गए हैं पारिवारिक वर्गीकरण में। एक जर्मनी के विद्वान हुए हुम्बोल्ट नाम से, उन्होंने कहा कि 13 भागों में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं पारिवारिक वर्गीकरण को। म्यूलर हुए, उन्होंने भी कहा लगभग 100 भागों में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो भारतीय विद्वान है उन्होंने कहा कि इसको 10 से 18 भागों में लगभग बांट सकते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा जी एक बड़े भाषाविद हुए, उन्होंने 18 भागों में इसको बांटा है। तो हम लोगों को इसके बारे में अलग अलग विभाजन मिलते हैं। जो मोटा मोटा विभाजन हम लोग इसको ले लेंगे, इनको हिस्टोरिकल लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था आकृति मूलक में वहाँ कोई भी ऐतिहासिक चीजें नहीं जोड़ी जाती हैं, क्योंकि लोग साइंटिफिकली चीजों को देखते हैं, प्रौद्योगिकी से चीजों को देखते हैं। यहाँ हम लोग एक फैमिली में विभाजित कर रहे हैं जिसमें हमको ऐतिहासिक साक्ष्य लेने पड़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला जो खंड है वो यूरेशिया खंड है। यूरेशिया खंड में जो है वो भारोपीय भाषा आती है। बच्चे जो लिख रहे हैं उसको लिख सकते हैं। भारोपीय में सबसे पहले आपकी आती है हिंदी, मराठी, गुजराती, केंटुम और शतम वर्ग जो भाषाएं आती हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसके बाद द्रविड़ आती हैं। द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती हैं। इसके बाद बुरुशंस्की अंडमानी जो भाषा है वो इसमें आती है। अंडमान में जो जनजाति पाई जाती है वो ये भाषा बोलती है, बुरुशंस्की। और काकेशी एक जो भाषा है वो आपको 2 भागों में, स्वीडन और लेगेशियन में बोली जाती है। वो 2 भागों में उत्तरी वर्ग और दक्षिण वर्ग, उसके 2 वर्ग हैं। उसका हमारा कोई नियम नहीं है, हम भारतीय भाषाओं के बारे में देख रहे हैं। ऐसे चीनी भाषा है, जापानी, कोरियाई है। इसमें कुल मिला करके जो यूरेशिया खंड है इसमें 10 प्रकार की भाषाओं को हम लोग मोटा मोटा ले सकते हैं। तो भूखंड के हिसाब से पढ़ना थोड़ा सरल हो जाता है। तो हमने अभी यूरेशिया, यूरोप और एशिया खंड की बात की, जिसमें हमने भारोपी, भारत की, द्रविड़ की, बुरुश की, काकेसी, यूराल और चीनी भाषा है, जापानी भाषा है और बास्क है, सामी हामी है, इस प्रकार की भाषाओं का उल्लेख हमने किया।
अफ्रीका भूखंड में भाषाएं जो आती हैं वो सूडानी वगैरह आती हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका भूखंड है, इसमें हम लोग देख लेंगे प्रशांत महासागरीय जो भूखंड है उसमें भी हम लोग अलग अलग भाषाएं देख सकते हैं। ये आपको सारा लगभग मिल जाएगा सभी जगह पे। तो जो हमारा जो भारोपीय परिवार है, मतलब भारतीय और यूरोपीय परिवार है, इसमें 10 शाखाएं मानी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इनका जो विभाजन है इसको आप लोग बहुत भीतर तक पढ़ सकते हैं। तो हमें जो भाषाई वर्गीकरण है इसको हमें देखना पड़ेगा कि 2 प्रकार से भाषा का वर्गीकरण है। आज भारतीय भाषाओं के जो विकास का क्रम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे आप हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि किसी भाषा का जो विकास है वो उसके जो मूल ग्रंथ हैं, जो काव्य ग्रंथ हैं, गद्य ग्रंथ है, लेखन ग्रंथ हैं और कविताएं हैं, रचनाएं हैं, इसके आधार पर भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा है। और उस विकास में हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और सभी भाषाओं का जिंदा रहना जरूरी है। सभी भाषाएं अपने अपने तरीके से अपने अपने जो सिद्धांत हैं उनसे आगे बढ़ती हैं। और भाषाओं के ऐसे जो स्वरूप है उसको मेरा नमस्कार है। और इसमें जो भारतीय भाषाओं का परिवार है, मैंने 18 भेद इसके बारे में लिख दिया है पूरा, आप इसको देख लीजिएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे लग रहा है भाषाओं के परिचय में इतना काफ़ी होगा। यदि अन्य चाहे तो आगे भी इसमें करा जा सकता है। जी संचालक जी जी आदरणीय दीक्षित महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आज वास्तव में कार्यशाला के दौरान आपने जितने तमाम श्रोता अध्येता जुड़े हैं, वास्तव में आज उनको करके कुछ जानने की, सीखने की जिज्ञासा पैदा की है अपने वक्तव्य और प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आपका प्रस्तुतिकरण वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। और जैसा कि आपने कहा है कि यह प्रस्तुतिकरण आप अंशुल सर के माध्यम से हमें उपलब्ध करा देंगे, तो वास्तव में जितने अध्येता हैं, जो भाषा चिंतक हैं, उनके लिए काफी सहज हो जाएगा कि वह इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से का विशेष रूप से अगर जो शोधार्थी हैं, जो भारतीय भाषाओं या भारोपी भाषा परिवार या विश्व की तमाम जो लिपियां हैं उसमें रुचि रखते हैं और उसमें कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें शोध करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने आज वास्तव में हम लोगों को बहुत कुछ अपने वक्तव्य के माध्यम से ज्ञानवर्धित किया है। मैं कुछ प्रश्न लूं श्रोताओं से, चूंकि कई लोगों की जिज्ञासाएं होंगी। भाषा विज्ञान हमेशा थोड़ा सा जो ये विषय है थोड़ा सा क्लिष्ट विषय होता है, इसको समझना उतना आसान नहीं रहता है। खासतौर पर जो लोग संस्कृत का अध्ययन किए रहते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा सरल हो जाता है। आप अपने वक्तव्य के दौरान भी कई वेद से संदर्भित कई श्लोकों का भी आपने पाठ किया, तो ये लोग जो लोग संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, अध्येता रहे हैं, उनके लिए बहुत सहज हो जाता है इसको सीखना और जानना। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा अंशुल महोदय से कि एक इस पर संक्षिप्त टिप्पणी सर आप भी रखें। अंशुल महोदय सुन पा रहे हैं सर? जी शायद सर जुड़े हैं, लेकिन चलिए सर का जो वक्तव्य है, जो संक्षिप्त टिप्पणी हम बाद में लेंगे। अगर जो अध्येता है अगर उनका कोई प्रश्न है तो आप लोग संक्षेप में एक एक करके, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रश्न रखें। प्रेमलता उपाध्याय महोदय, आपने सत्र के शुरुआत में ही अपने हाथ को उठाया था। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आपको अभी मौका है, आप अपने प्रश्न को रखें। यदि प्रश्न ना हो तो फिर वक्तव्य का मूल्य नहीं रह जाता है। मुझे लग रहा प्रश्न होने चाहिए और आवश्यक है, और सभी लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, जो मुझे थोड़ा बहुत आपसे ज्ञान शेयर किया, और इसके बारे में आवश्यक है। मुझे लग रहा है श्रोताओं के प्रश्न नहीं है, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। जी अगर आप लोगों का भारतीय भाषाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप लोग रखें।
चूंकि प्रश्न अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान से इतने गूढ़ विषय को सुने समझे। तो अगर थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों की तरफ से आएगा तो द्विपक्षीय ये वार्ता रहेगा, तो थोड़ा सा रुचिकर हो जाएगा आज का हमारा कार्यशाला। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक दो प्रश्न तो आप लोगों की तरफ से होने चाहिए। काफी समृद्ध श्रोता देता विद्वान जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर। सर मैं राधिका कर्नाटका से बात कर रही हूँ। सर मेरा प्रश्न नहीं है सर, मेरा विनती है। जो आपने जो बोले वो हमें पूरा नया लगा, मतलब हमने जो भाषा के बारे में इतना नहीं जान पा रहे थे, फिर बहुत ही अच्छा था सर। उसे रिवाइज करने के लिए हमें वो पीपीटी कृपया अपने ग्रुप में डाल दीजिए, फिर एक बार हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब हमें डाउट आता है। क्योंकि अभी एक बार सुनने से वो इतना धीमी से, मतलब पूरा हमने ग्रास नहीं कर सकते है ना, फिर वो पीपीटी पढ़ने से हमें तो थोड़ा यूजफुल होगा सर। जी, मैं अंशु जी के माध्यम से अभी आपको पीपीटी शेयर करा दे रहा हूँ और आपको मिल जाएगी पीपीटी। असल में एक सूक्ष्म समय में एक बृहद विषय, एक जो भाषा विज्ञान है, उसको बता देना एक कठिन कार्य होता है और आप लोगों ने उस चीज़ को समझा, जाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं। और मैं पीपीटी अभी धन्यवाद शेयर सर। करा देता हूँ। जी सर, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। सर जैसा मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, हरिराम पंसारी महोदय का एक जिज्ञासा था, समग्र विश्व की एक विश्वलिपि हो, इसके लिए आपका यह प्रेजेंटेशन बहुत काम का होगा। तो हरिराम पंसारी सर एक भाषा विद्वान है और भाषा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते रहते हैं। सर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपका कुछ इस संबंध में कुछ वक्तव्य है, संक्षिप्त टिप्पणी है, तो आप जरूर रखें। पंसारी सर अगर आप सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार। ये मैं देवनागरी लिपि पर एक शोध कर रहा हूँ, क्योंकि देवनागरी लिपि को अभी यूनिकोड में एक कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में डाल दिया गया है। तो अब देवनागरी लिपि को हम एक सरल लिपि कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मेरा शोध है। तो इसमें मुझे शोध तो पूरा हो गया है, लेकिन कुछ यूनिकोड के समक्ष पेश करने के लिए अनेक बहुत सारे प्रमाण की आवश्यकता है। उन प्रमाणों में जैसे कि राजस्थान के कुछ बीकानेर म्यूजियम, जयपुर म्यूजियम, जोधपुर म्यूजियम, इनमें जो पुराने राजाओं महाराजाओं की जो आलेख वगैरह हैं, या जो कि जमीन के पट्टे हैं, जो राजा देश हैं विभिन्न भाषाओं के, उनको संग्रह करना बहुत जरूरी है। और मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए काम अटका हुआ है। तो ऐसे ही विभिन्न स्थानों से विभिन्न लिपियों का जो बातें, और दूसरी बात जो आकृति मूलक जो इन्होंने वर्गीकरण बताया भाषा का, तो मेरे ख्याल से आकृति मूलक तो लिपियों का वर्गीकरण होगा, भाषाओं का वर्गीकरण कैसे होगा आकृति मूलक, वही मैं अभी लिख रहा था कमेंट्स असल में। में भाषा विज्ञानी जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, उन्होंने इसी प्रकार से इनको डिवाइड किया है और जो भाषाओं का वर्गीकरण है वही उन्होंने कहा है। लिपियों का तो नहीं हो सकता, और लिपियों का भी आप चाहें तो आकृति मूलक कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जैसा आपने बताया आप देवनागरी की ट्रांसक्रिप्ट के कार्य कर रहे हैं, तो जैसे एक वृत्त होता है, तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विधि बनाई जाती है कि वृत्त को लगभग 16 भागों में बांट दिया जाता है। इसके बाद 16 के बाद फिर 32, फिर 64, फिर उसका जो गोला वाला भाग है वो इतना छोटा हो जाता है कि उसमें जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर उसकी महोदय आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है जी, कुछ नेटवर्क की समस्या है शायद।
हाँ सर, जी अब बोलें सर। हाँ पंसारी जी, वो बैटरी इसकी चली गई थी, मैंने फिर से चार्जर में लगा के इसको ऑन किया है, बाहर था। तो मैंने एक बताया था कि व्रत जो है, अगर व्रत को लीजिए कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे गणितज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो परिधि का भाग ऐसा कर देते हैं कि वो बिल्कुल बराबर आ जाता है, ऐसा लगता है वो रेखा है। जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, पर हम लोग जब सामने देखते हैं तो रोड तो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, लेकिन आप इतने सूक्ष्म भाग में पृथ्वी में रह रहे होते हैं कि आपको सब कुछ फ्लैट दिखाई देता है। अब हमारी जो भारतीय भाषाएं थी उसको देखते हैं, आप लोग मोबाइल में भी टाइपिंग करते हैं तो का टाइप करना होता था, किस लिए टाइप करना है तो पहले का लिखिए, फिर छोटी की मात्रा बनाइए, फिर सा लिखिए, और अगर कहीं छोटा लिखना हो तो फिर हलंत लगाइए। तो ये जो यूनिकोडिंग है ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे की गई है जो मोबाइल और कंप्यूटर्स के लिए है, क्योंकि भारत की जो भाषाओं की कोडिंग कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्मेट पे चलता है, और जो उसकी कोडिंग की गई है तो हमारी जो आकृति मूलक भाषा है, इस पर जो भोलानाथ तिवारी जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें उनका यही कहना है, बाकी भाषा विज्ञानी भी यही है, भाषा को ही आकृति मूलक मानते हैं। हाँ, आपका एक नया सोच जरूर हो सकता है कि लिपियों को भी आप आकृति में डाल दीजिए, तो मुझे लग रहा है उसको पहले से डाला गया है कि लिपियों को आकृति के बेसिस पे, या जैसे चीनी भाषा है और आपकी मिस्र की भाषा है, तो ये जो भाषाएं हैं इनको पहले से ही डाला जा चुका है। तो लिपियों का एक अलग कॉन्सेप्ट है और भाषाओं का एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ की जो प्रणाली रही है, भारतीय भाषाओं की जो विशेषता रही है हिंदी की या किसी भी उसकी, तो वो गोलाई लिए हुए रही है, ये किसी विश्व में विशेषता नहीं रही है। इसीलिए कंप्यूटर की कोडिंग में भी समस्या आई थी। क्यों? तो उसका तरीका जो मैंने बताया ना कि कैसे उसको लाया गया, आज हम लोग जो हिंदी में टाइप कर लेते हैं वो एक सूक्ष्म स्तर पर चीजों को डिवाइड करके बनाया गया। जी, आशा है पंसारी जी अच्छे शोध के साथ करते हुए आगे आएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। मैं डॉक्टर वेंकटेश्वर राव सर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप भी इस विषय पर अपना संक्षिप्त टिप्पणी रखें सर। सर अभी चैट बॉक्स में हरिराम पंसारी सर ने लिखा है कि ये जटिलताएं क्यों हैं, तो उन्होंने इसका एक सुझाव दिया है। यही बोला था आप ध्यान है, आपने बस उसको ग्लिम्प लिख दिया है, ग्लिम्प सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट, इसी का ही है। जी जी बिल्कुल सर। अगर कंप्यूटर में जो, मैं इनकी थोड़ा मदद के लिए बता दूं, कंप्यूटर में जो सी प्रोग्रामिंग होती है इसमें जो डू व्हाइल लूप बनाया जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले सी लैंग्वेज ही आई थी, तो जो डू व्हाइल लूप है वही बाद में पाइथन आइथन में यूज की गई। तो जो डू व्हाइल लूपिंग की गई थी, तो लूपिंग से ही जो पहले डू लिखते हैं, फिर आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन देते हैं, फिर व्हाइल लूप लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इसके बाद उसमें जनरेशन करते हैं। तो जो लूपिंग मेथड था उसी से ही भाषा को हम लोग सरलता से लिखते हैं। तो वही है जो ग्लिम्प सब्स्टिट्यूशन आपने बताया है, बात वही है। धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद सर। वेंकटेश्वर राव सर, अगर आप सुन पा रहे हैं और इस विषय पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी रखना चाहेंगे सर, तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। अन्यथा और किसी श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो अभी भी संक्षेप में रख सकते हैं। जी शरीफ खान जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप रखें। प्रश्न तो नहीं है सर, वो देवनागरी के बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहा था, एक दो शब्द बोलना चाह रहा था। जी सर बोलिए। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है सर। ये लिपि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई है और समय के साथ संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और अन्य भाषाओं की प्रमुख लिपि बन गई है।
देवनागरी जो शब्द का अर्थ है देवों की नगरी की लिपि, जिससे इसका धार्मिक सांस्कृतिक महत्व भी झलकता है। यह एक अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है जिसमें ध्वनियात्मकता जो फोनेटिक्स है का विशेष ध्यान रखा गया है। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षरों का सुव्यवस्थित रूप से विभाजित है सर। देवनागरी लिपि का जो भारतीय साहित्य, दर्शन, वेद, पुराण और शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्पष्टता और संरचना इसे विश्व की श्रेष्ठ लिपियों में स्थान दिलाती है। धन्यवाद सर, ये इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देवनागरी ध्वन्यात्मक वैज्ञानिक दृष्टि से संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से, क्योंकि मैं 17 साल से यूनिकोड का सदस्य रहा हूँ और ये विभिन्न भारतीय भाषाओं के फोर्थ जनरेशन के चक्कर में हमने काफी पापड़ बेले हैं, तो अब देवनागरी मैं भी यूनिकोड का इस्तेमाल करता हूं सर। अपने डिपार्टमेंट में भी मैंने यूनिकोड में बहुत सारे मैनुअल्स, बहुत सारी एकल पुस्तिकाएं लिखी है। मैनुअल का ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन। अगर आपने कोई देवनागरी फॉन्ट का निर्माण किया हो जी 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 जी, तो आप पाएंगे कि कितना कठिन होता है देवनागरी लिपि के एक फॉन्ट का निर्माण करना। लगभग संसार की उस दृष्टि से देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से, तो देवनागरी लिपि संसार की क्लिष्टतम लिपि मानी जाती है तकनीकी दृष्टि से, एक फॉन्ट निर्माण की दृष्टि से, एक ओपन टेक्स्ट फॉन्ट के निर्माण की दृष्टि से। तो लेकिन ये मूलभूत रूप से देखा जाए तो देवनागरी सब सरल एवं सपाट थी। कालक्रम में इसमें कुछ परिवर्तन आते गए और भाषा और लिपि के मामले में तो आए हुए विकार को भी विकास ही माना जाता है, इस कारण ये बन गई। तो इसे हम सरल और सपाट बनाने के लिए दूसरा विकल्प तैयार कर रहे हैं। संस्कृत के ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है, जो कि भारतीय मूल का होगा और विश्व की समस्त भाषाओं के लिए उपयोगी होगा। लेकिन सर जो जितने भी अपने टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो बायोलॉजिकल, जो अपने मेडिकल साइंस साइट्स और टेक्निकल और साइंटिफिक जो टर्मिनोलॉजी है बहुत सारी, जैसे कि हमारे जो डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी को हम एज इट इज रखा है, जैसा का तैसा वो। जैसा अभी टर्बाइन है तो टर्बाइन को वैसा ही, कंप्रेसर है और उसको संपीड़क बोलेंगे। कंप्रेसर जो ऐसा सिस्टम है जो 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 एयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको लेके और वो संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर होता है, उसको परमाणु भट्टी बोलते हैं। उसको रिएक्टर का जो वर्ड है ये पाश्चात्य से आया है, जहाँ रिएक्शन होती है तो उसको परमाणु भट्टी, जहाँ परमाणु जो अभिक्रिया होती है, चेन रिएक्शन होती है अपने एटम की, तो उसको जो रिएक्शन, अगर उसको अपने रिएक्टर को परमाणु भट्टी बोल दिया तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे रेलवे है, रेलवे को अलग से लो पथगामिनी, इस तरह का जो बिल्कुल उसका जो एक लिटरली मीनिंग होता है, एक भावार्थ वाला मीनिंग होता है, उसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है लोगों को और बोलने में थोड़ा असहज होता है और लिखने में भी थोड़ा सा। अगर वही लिखे ना वो प्रचलित वर्ड तो अच्छा होता है सर, प्रचलित शब्दों का यूज किया जाए। असल में शाब्दिक जो समस्या, आप बहुत स्वस्थ चर्चा चल रही है और ऐसी चर्चाएं मुझे लग रहा है ऐसे मंचों पे होनी चाहिए। और शरीफ खान जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताए देवनागरी की भाषा, और पंसारी सर तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं शोध में, और अच्छा लगता है ऐसा देख करके कि ऐसे मंच पर ऐसे विद्वान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो नागरी भाषा के बारे में आपने बताया कि पहले बताया जाता है नगरों में प्रचलित थी, फिर एक गुजरात में देवनगर नाम का स्थान है, वहां से आई। इस प्रकार से नागरी के बारे में, जो देवनागरी के बारे में आता है, कुछ लोग कहते हैं जो नागर ब्राह्मण थे उनके द्वारा भाषा प्रयोग की जाती थी, इसलिए उसको देवनागरी कहा गया। तो ये एक था। जैसा पंसारी जी ने कहा कि जो भाषा शुरुआत में देवनागरी थी वो फ्लैट थी, तो इन्होंने शोध कार्य काफी बड़ा किया है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे शोध कार्य सामने आने चाहिए, और बहुत अच्छी बात है अगर शुरुआत में देवनागरी फ्लैट थी या उसके बाद उसमें परिवर्तन आए। तो कैसे परिवर्तन आए, मुझे लग रहा है कि भाषा के एक विकास में जो एक स्वस्थ योगदान है वो हमारे आपके द्वारा ही किया जाता है। और तुलसीदास जी की चौपाई है कि
मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सोई जाने सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना आन पाऊ। अगर जो मति है आपको मिली है कहीं से, मति मतलब किसी के चीज को हमें लगता है कि हम वो कार्य कर रहे हैं, पर वास्तविकता ये होती है कि ईश्वर हमसे वो कार्य करवा रहा है। तो भाषा के माध्यम में अभी उतना शोध कार्य नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत शोध होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभिलेखों के सहारे रहते हैं। जैसे 10वीं शताब्दी में जो अभिलेख मिलता है उसमें नागर जो अभिलेख मिले हैं मुझे, हम लोगों को गुजरात में, वहां पर आपको देवनागरी की ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। तो इसके बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमें जो ये भाषा का जो मूल सौंदर्य है वो क्या था, उसको हमें कैसे जाने। तो हमारे सभी लोगों से आग्रह है, और सभी बुद्धिमान है, सभी को मति मिली हुई है, लेकिन जिसको ईश्वर से मति मिल जाती है वो प्रकट कर देता है इस संसार में। तो हमारे हिसाब से जो अप्रकट है उसका प्रकट होना ही हमारे सबके साथ में आना चाहिए। बहुत बहुत सबको बधाई, और पंसारी जी को शोध के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ जी आपको बहुत जी धन्यवाद सर। सर मेरा भी एक प्रश्न था, तो समय है तो बताऊं सर? जी जी रखें। सर मेरा नाम हरदीप कौर है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में। सर मेरे को ये पूछना था, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जैसे हम बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं तो श जो है वो 3 तरह के है, श शलगम, श क्षत्रिय और श षटकोण। तो बच्चों को हम कैसे समझाएं कि उसमें कौन से शब्द में श कौन सा लगेगा? इसी तरह रा की भी समस्या है, और रा एक कर्म वाला है, एक क्रम वाला है। तो ये सर 3 तरह के जैसे रा है, और श भी 3 तरह के हैं, तो हम इसमें कैसे बच्चों को समझा सकते हैं? अनुराग जी आप अभी म्यूट हैं, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मुझे लग रहा है ये कार्यशाला जो है एक हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हो रही है, और मुझे लग रहा है सभी यहाँ पर विद्वान हैं और सभी समर्थ हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में। वो छोटा सा प्रश्न है, और ये मुझे लग रहा है कि हिंदी विभाग को प्रश्न सौंप देना चाहिए, वो बहुत अच्छे समझा पाएंगे इस चीज को, जो भी हिंदी विभाग से जुड़े हों। वरना मुझे बताना हो तो इस पर मेरे आलेख हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप मेरे वेबसाइट से कॉपी कर लीजिएगा, आपको समाधान तुरंत मिल जाएगा। कृपया अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जी हरदीप जी आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए, तो हरिराम जी आपको मेल भेज देंगे। जैसे एक बड़ा अच्छा आता है कि सीटी वाला जो शाह है, जब पुरुष है तो पुरुष का उच्चारण पुरुष कहाँ पर होगा और पुरुष कहाँ होगा, तो ये इस पे काफी सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये बहुत गहराई वाली चीजें हैं, इस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए मुझे लग रहा है। और हम लोगों को यही सिखाया गया कि कैसे सा का उच्चारण करना है, उड़ंती राह कहाँ आनी है, पंचमाक्षर का प्रयोग जो है उसका कैसे होता है। जैसे हम लोग को पंच लिखना है तो हम लोग भूल ही चुके हैं पंच लिखना, कि ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर हम लोगों को आगे आना चाहिए। तो धन्यवाद हरदीप जी। और किसी का प्रश्न है? जी बिल्कुल सर, अगर किसी का और प्रश्न है, चूंकि काफी सार्थक चर्चा चली और बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, तो यही कार्यशाला का एक सफलता अभी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब विद्वान जुड़ते हैं तो कई सारी चीजें आउटपुट के रूप में निकल के आती हैं। अगर किसी श्रोता का और कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा हम लोग कार्यशाला के अंतिम पड़ाव की तरफ चलेंगे। और अपने आज जी ये कार्यशाला की आवृत्ति क्या है, क्या इसका पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि कब कब होती है कार्यशाला? सर ये प्रत्येक बुधवार को शाम को 6 बजे आयोजित की जाती है। और ये जैसे हम तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग, जी मैं टेक्निकल साइड से हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा हिंदी में बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट के मैनुअल्स हैं, उनको ट्रांसलेट किया, और हिंदी में आलेख, हिंदी में पुस्तकें लिखता रहता हूँ मैं, तो इससे थोड़ा जुड़ाव है मेरा। जी और काफी मतलब हिंदी के प्रति राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति है उसमें भी मेंबर हूँ मैं, और राजभाषा के प्रोत्साहन, उन्नयन और प्रमोशन, इसका प्रोपेगेशन के लिए काफी काम किया है मैंने। राजभाषा भूषण पुरस्कार और काफी हिंदी से भी सम्मान से मेरे को अलंकृत किया है। और काफी मतलब इस क्षेत्र में, तकनीकी में और वैज्ञानिकी क्षेत्र में राजभाषा को कार्यान्वित करना मेन मेरा उद्देश्य रहता है। काफ़ी इसके प्रति मतलब मेरा रुझान है अपने ड्यूटी
के दायित्व के अलावा भी मतलब मैं इस और उन्मुख हूँ काफी 20 साल से लगातार। जी जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। कहीं न कहीं राजभाषा के प्रति आपकी जो सक्रियता है आपके विभाग में राजभाषा को एक नया ऊंचाई प्रदान करेगा। और इस मैं खुद राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ हूँ, जी जी तो मैं आपके विचारों को समझ सकता हूँ सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, तो सर प्रत्येक बुधवार को हम लोग शाम को 6 बजे राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, तथा आगामी जो हमारा 27 अप्रैल और 4 मई को राष्ट्रीय जी संगोष्ठियों का आयोजन हम शनिवार को करेंगे, माफी चाहूंगा रविवार को करेंगे। ये दोनों दिन रविवार है। इसका तिथि और पूरा इसका जो पंपलेट है पूरा जारी कर दिया जाएगा विस्तृत रूप से। ये और डिपार्टमेंट कौन सा सर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंडक्ट करवाती है? सर ये पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा जी जी स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के बारे में आप जानते होंगे, उस पे हाँ। एक पाठ्यक्रम सीईसी के अंतर्गत चल रहा है, भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय। अच्छा उसी के अंतर्गत ये श्रृंखला आयोजित की जा रही है। हमारा भी सर यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी आती है इसका राजभाषा के क्रियान्वयन और इसका आपने जो इसको अटेंड किया है इसके लिए प्रोत्साहन के लिए भी काफी मतलब हमको प्रोत्साहित करते हैं, तो मैं उसी के तहत जुड़ा था यहाँ पर। तो सर जैसे अभी जो प्रतिभागी गण है या वक्ता गण है उनका जैसे हम जुड़े हैं यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी अटेंड करते हैं तो उसका कुछ मिलता है क्या इसमें यहाँ पर कि इन्होंने अटेंड किया है इस सेमिनार को या इस कार्यशाला को? सर अटेंड करने वालों को तो अभी तक हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो वक्ता रहते हैं वक्ता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है सर जी जी उनके वक्तव्य के लिए। हाँ सर, हमारा क्या डिपार्टमेंट थोड़ा सा ऐसा है कि हम कहीं भी अगर ऐसा कुछ काम करते हैं ना, जैसे राजभाषा के संदर्भ में अगर हमने कोई अपना अच्छा कुछ किया है, उसके सेमिनार को अटेंड किया, कार्यशाला को अटेंड किया है, तो थोड़ा मैसेज अच्छा जाता है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ सर। इस संबंध में अध्यक्षीय भाषण के दौरान डॉक्टर जयशंकर बाबू सर विस्तृत बताएंगे, क्योंकि अब समय काफी हो चुका है, 1.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से कि अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से आज का जो विषय रहा है उस पर प्रकाश डालते हुए, जितने श्रोताओं विद्वानों के प्रश्न रहे हैं उन पे प्रकाश डालते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करें सर। धन्यवाद उमेश जी। आज विशेषकर भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास को लेकर डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी ने तो बड़े ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं और भारतीय भाषाओं के प्रति समर्पण की दृष्टि से भी उन्होंने पूरे मतलब जितने लोग जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, बाद में जो आपके YouTube वीडियो के माध्यम से इसका भरपूर फायदा तो उठाएंगे, और उनमें ये श्रद्धा उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रति जो जागृत की है उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और आमतौर पर मैं अंतिम वक्ता से ही बात लेकर आगे बढ़ता रहता हूं, कारण अभी शरीफ जी का जरूर हम अभिनंदन करते हैं। शरीफ जी ने अभी तक जो बातें कही है और विशेषकर उन्होंने जो परमाणु ऊर्जा विभाग में तो राजभाषा से संबंधित विशेषकर राजभाषा के उन्नयन की दृष्टि से उस विभाग की तमाम पुस्तकों का जो हिंदी में उन्होंने जो अनुवाद किया है, मैनुअल्स और पुस्तकें वगैरह, तो इसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन। और मित्रवर अंशुल जी, और वैसे अस्वस्थता के कारण कुछ दिन हमारे साथ नहीं रह पाए, मतलब हर बुधवार के शाम हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज वक्तव्य की दृष्टि से विशेषकर अनुराग दीक्षित सर को जोड़कर हमें तो बड़े इस मतलब कार्यशाला को बहुत जीवंत बनाने के लिए मैं भाई अंशुल दुबे जी के प्रति परम आभारी हूँ। और जैसे मैं शरीफ जी से मैं कहना चाहता हूँ, शरीफ जी आपने जो काम किया है निश्चित रूप से आपका अनुभव जो है विशेषकर पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से
अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर एक कार्यशाला में आप वक्ता के रूप में जुड़ जाइए, और जो प्रमाण पत्र आप चाह रहे हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो दूसरी दृष्टि से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो सवाल आपने किया था उसका जवाब भाई उमेश जी ने तो स्पष्ट कर दिया। तो बात यह है, जैसे आप मान लीजिए आप वो छोड़कर, मतलब जो अनुवाद काम आपने किया है, राइट, तो ऐसे काम करते जो काम हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको बाद में समझ में आएगा कि जैसे इसका हम लोग हर बुधवार को आयोजित करने के लिए जैसे हम लोग वैसे एक आमंत्रण पत्र तैयार करते हैं, और वक्ता मान लीजिए वक्ता अपरिचित है तो उनको चिट्ठी भेजते हैं और उनको प्रमाण पत्र जारी करते हैं, और ये ऑनलाइन में ये सबको जोड़ के करते हैं। इसके बाद इसका रिकॉर्डिंग फिर यूट्यूब में डालते हैं, ये सब तो होता ही है। और साथ ही साथ इसमें मान लीजिए प्रमाण पत्र मशीन तो जारी कर ही देता है, बहुत ऑटोमाइज किया जा सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। हम लोग चूंकि टेक्नोलॉजी के ही सब्जेक्ट को लेके जब बात कर रहे हैं, इसमें कोई पिछड़ापन हमारे पास नहीं है, हम लोग जारी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि आप जिस राजभाषा की बात कर रहे हैं उस राजभाषा की, यहाँ पंसारी साहब जिस देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं, या हिंदी की बात हम जो सब मिलके कर रहे हैं, उसमें पहले से पिछले 40 साल से ज्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। इस बहाने मैं ये कहना चाहता हूँ, और विशेषकर मेरी पत्रिका के बारे में आपने सुना होगा युगमानस के नाम से, जब मैं निकाल रहा था मैं बीए का विद्यार्थी तक नहीं रहा, और उन दिनों में मुझे जहां जहां बुलाते थे, जो भी प्रमाण पत्र देते थे, मैं उनको फेंक देता था। यदि रखता तो कहीं कोने में डाल के रखता था, और जैसे ही गटरियां भर जाती तो घर में उनको बुला देते थे और रद्दी वाले को दे देते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। हाँ, आजकल सरकारी व्यवस्था में, यहाँ तक कि हम जहाँ हैं विश्वविद्यालयों में, इन प्रमाणों की बात करते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं। तो इससे ज्यादा जो ज्ञान का आदान प्रदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और आपने जो किया है विशेषकर राजभाषा की दृष्टि से, और विशेषकर ये जो मैनुअल्स बनाना और पुस्तकें बनाना, अभी भी आपने 1 मिनट हमसे जो बातें कही है उससे हम समझ जाते हैं कि बहुत गहराई से आपने काम किया है। तो इसका हम लोग, इसके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं निश्चित रूप से। तो बस वही संकेत रूप में मैं कहना चाह रहा था। और हरिराम पंसारी साहब, आपसे भी हम आग्रह करते हैं, और जिस देवनागरी के सरल सपाटी रूप की आप जिक्र कर रहे थे, तो उस रूप को लेकर जितना भी आपने अनुसंधान किया, और विशेषकर यूनिकोड से जुड़कर पिछले डेढ़ दशक से ज्यादा समय आपने बिताया इनके साथ, आपका जो अनुभव है उसको इस मंच के माध्यम से जरूर आप साझा कीजिए। इस पर एक अच्छी प्रस्तुति बनाइए, क्या था आपका शोध, और क्या किया, क्या पाया, और क्या आप कहना चाहते हैं। और विशेषकर तो इस पाठ्यक्रम में हम, क्योंकि चूंकि लोगों को, जैसे हमारे आज के मुख्य वक्ता ने जो बात कही है, सभी भाषाओं को जिंदा रहना अपेक्षित है, उनकी आत्मीय बात थी है, सभी भाषाओं को जिंदा रहना अपेक्षित है। तो वही अपेक्षा रहने की वजह से ही ये पाठ्यक्रम पैदा हो गया। तो इसलिए मुझे वो वक्तव्य, विशेषकर उनकी ये बात कि हमारी तमाम भाषाएं जिंदा रहनी चाहिए, दुनिया की तमाम भाषाएं जिंदा रहना चाहिए, इसी लक्ष्य से ये पाठ्यक्रम बना है। और इसलिए इसमें किसी को हम बढ़िया या किसी को घटिया नहीं कहते, हम सारी भाषाएं उत्कृष्ट है, सारी भाषाएं महत्वपूर्ण है, और सारी भाषाओं को जिंदा रखना जो है हमारा फर्ज है। उस फर्ज में विशेषकर आज के डिजिटल युग में तो कई सारे देखते देखते हमारे समक्ष भाषाएं मर रही है, मर जाएंगी। तो इसीलिए जैसे अभी आपने देवनागरी लिपि को लेकर विशेषकर यूनिकोड के साथ जुड़कर जो काम किया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण अब देवनागरी लिपि का शताधिक बोलियों के लिए, भाषाओं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो आज चूंकि हम लोग, वैसे मुझे अनुराग जी के वक्तव्य पर जाना है, तो वांग्मय परंपरा से लेकर आज तक भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास को लेकर बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से
कई भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कई तथ्यों को उजागर करते हुए आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण पर उन्होंने जो बातें कही है, और विशेषकर तमाम दुनिया की तमाम भाषा परिवारों का उन्होंने जो विश्लेषण किया, और जिस आकृति मूलक को लेकर हरिराम पंसारी जी ने जो सवाल उठाया था, निश्चित रूप से आप जहां तक लिपियों की बात पर आप कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत होगा। हम लोग आपकी देवनागरी लिपि संबंधी शोध से भी लाभान्वित होना चाहते हैं, और भले ही इसमें का मतलब समय के कारण हो सकता है, इस पर कई लोगों ने हमसे कहा था हम ऑफिस से जाते समय में आप लोग कार्यशाला करते हैं, तो आज भी वैसे ही समय था मेरे लिए, मैं अभी रास्ते में था और फिर भी ये जो समय निश्चित था ये इसी समय पे हम लोग चला रहे हैं और आप सब जुड़े हैं, तो इसका हमें बहुत अच्छा लगा। और विशेषकर हमारे अनुराग दीक्षित साहब ने तो भारतीय भाषाओं का जो विकास तेजी से बढ़ रहा है तो उसके प्रति उन्होंने जो बात कही है, निश्चित रूप से मुझे इस दृष्टि से मैं अनुराग जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि ये भाषाएं जिंदा रहें और दूसरा ये तमाम भाषाएं विकसित हो। तो इसी दृष्टि से ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं स्वर और व्यंजन सिखाने स्तर का भी पाठ्यक्रम नहीं है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मगर हमारे जैसे ये भी कहते हैं ना कि अब जो आपने सही बात कही, मतलब शुरुआत की जो सी को लेकर आपने प्रोग्रामिंग की भाषा सी को लेकर और वर्तमान के पैतान तक की जो बातें कही आपने, तो अक्सर हिंदी भाषी ये कहते नजर आते हैं कि यदि ये देवनागरी में या हमारी अपनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग करने की सुविधा होती, हमारे गांव के बच्चे भी अमेरिका से ज्यादा बड़ा काम करके बैठते हैं। निश्चित रूप से वो मान के चलेंगे हम लोग, लेकिन जो होना चाहिए, और क्योंकि भारत में कंप्यूटर प्रवेश करके पूरा मतलब स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम लोग, आज 50 साल हो चुका है, कम अवधि नहीं है 50 साल आज की दृष्टि से। तो और फिर आप मान के चलिए हमारे पास 200, 150 और उससे ज्यादा 250 साल के भी विश्वविद्यालय है पूरे विश्व की मतलब दुनिया की विद्या बांटने वाले ऐसे विश्वविद्यालयों के रहते हुए, और अक्सर हम देखते हैं अंग्रेजी के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो योगदान दे रहा है, तो ऐसे योगदान देने वाला एक भी विश्वविद्यालय मेरी दृष्टि से, मैं भले ही आलोचना करता है ये अक्सर बोल के लोग कहें, तो ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो कि कंप्लीटली डिवोट होके अपनी भाषाओं के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि भारतीय भाषा संस्थान है, और आजकल क्या हो गया कि संस्कृत के नाम से कई सारे विश्वविद्यालय आ गए, हर भाषा के नाम से कई सारे विश्वविद्यालय आ गए, तो अभी कमी रहने की कोई जरूरत नहीं। और भारत सरकार ने ये भी बहुत बढ़िया काम किया है, तो जिनको कि प्राचीन भाषाओं का दर्जा देकर, तो वो नंबर भी आज बढ़ते जाकर तो काफी काम हुआ है लेकिन मैं ये चाहूंगा हमारी अपनी भारतीय भाषाएं जो विकसित भाषाएं हैं, वो विकसित भाषाएं एक दृष्टि से पिछड़ी रह गई है, वो मैं कहना चाहूंगा डिजिटल दृष्टि से। तो उस पिछड़ापन को दूर करना है, निश्चित रूप से हमारे तमाम जो भी मतलब बंधुगण हैं, तो उनके मन में ये धारणा हम पैदा करें कि हम तकनीकी दृष्टि में जहां हमारा पिछड़ापन है उस दृष्टि से हम आगे आए, और उसको आगे आने से संबंधित थोड़ी सी प्रेरणा देने के लिए पाठ्यक्रम मैंने शुरू किया था, और इसको निश्चित रूप से मैं हिंदी में मैंने किया। अब ये इस रूप में निश्चित रूप से तमाम भारतीय भाषा में जाना चाहिए, तब जाकर लोगों में जिनकी निश्चित रूप से चिंता है, जो चाहते हैं कि हमारी अपनी भाषाएं, जैसे अनुराग जी ने जो 2 वक्तव्य दिए हैं, उन दोनों के प्रति मेरा पूरा अनुराग है। उन्होंने उस पे फिर से हमारा अनुराग पैदा किया। एक तो तेजी से भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा है, ये विकास तकनीकी विकास हम कह सकते हैं, क्योंकि ये विकसित भाषाएं पहले से है ही, और क्योंकि अब पाणिनि
के जमाने से लेकर आप मान लीजिए आप संस्कृत की बात कहें या द्रविड़ भाषाओं का भी उसी दौर से बात कहें तो कम नहीं है, हजारों वर्षों से हमारी भाषाएं विकसित है। मतलब आज की जो तेजी है वो तकनीकी दृष्टि की तेजी है। और दूसरा, भारतीय भाषाओं को जिंदा रहने की जो बात अनुराग जी ने कही है, निश्चित रूप से आज हमारी सबकी चिंता वही होनी चाहिए। कारण आप यूनेस्को की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो एक लाइव वेबसाइट है, वहां पे निश्चित रूप से आपको भारत के 180 से ज्यादा भाषाओं के संदर्भ में ये बता रहा है ये भाषाएं जल्दी मर जाएंगी। मतलब आप हम लोग यदि उस शब्दावली में बात करें जो कोरोना के दौर में हमारे पास शब्दावली आई थी, उस शब्दावली की दृष्टि से इन सबको वेंटिलेटर पे रखे हैं। अब वेंटिलेटर पे रखे हैं तो वेंटिलेटर का जो मतलब चलन है उसको बंद किया तो ये भाषाएं बचेंगी या मरेंगी? निश्चित रूप से मरेंगी। कारण तो आज लैंग्वेज प्लानिंग की दृष्टि, जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो लैंग्वेज प्लानिंग की अवधारणा है, उस दृष्टि से भारत में जो 1652 भाषाओं की गिनती होती उसमें आधी भाषाओं की बात भी हमारे मतलब कारणवश मतलब 2020 और 21 में कोरोना को ही बहाना बनाकर फिर से जनगणना नहीं हुई थी। और पिछली जनगणना में आप देखेंगे मतलब 200 की संख्या भी पार नहीं की गई भाषाओं की संख्या। तो ये लैंग्वेज प्लानिंग की सीमाओं के तहत ही ये सब हो रही है। इसके बावजूद निश्चित रूप से अनुराग जी ने विशेषकर भारतीय भाषाओं के उद्भव और विकास पर उनकी बहुत ही बड़ी विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य रहा है। और उनकी प्रस्तुति विशेषकर विद्यार्थी जो यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी है, यहाँ तक कि जो विशेषकर अंत में मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे मैं हरदीप जी ने जो सवाल किया था, तो हरदीप जी के सवाल पर निश्चित रूप से अनुराग जी ने क्या किया, तो फिर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्तव में अभी पश्चिमी देशों में जो यहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियां मतलब यहाँ तक कि डॉक्टरेट भी लेकर जा रहे हैं, तो कई मित्रों ने मुझे स्पष्ट किया है, तो डॉक्टरेट होने के बावजूद वो भाषा पढ़ाने के लिए उन देशों में जाते हैं तो वहां सीधा कहते हैं हमारा आपसे काम नहीं है। वो ये कहते हैं कि क्या आप भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा पढ़ाएंगे, नहीं है तो कृपया निकल जाइए, हमें आप नौकरी नहीं दे पाएंगे हम आपको। तो आप समझ गए, तो ये दृष्टि भारत में अभी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो बीएड के पाठ्यक्रम है उसमें भाषा शिक्षण प्रविधि उन्होंने पढ़ी है या नहीं है, बस ये देखते हैं, है काफी है। तो किस विधि से उन्होंने भाषा शिक्षण सीखी और भाषा शिक्षण विधि को सीखी और किस विधि से वो पढ़ाने जा रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया मैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपने शाह के 3 रूप है या रा के 3 रूप है, तो इसमें थोड़ा सा जैसे आप उन्होंने कहा, पंसारी जी ने आपको कहा कि वे अपने लेख भेजेंगे, लेख भेजना नहीं इसमें, तो बच्चों को पढ़ाने से संबंधित भाषा वैज्ञानिक दृष्टि एक तो प्रयोग करना चाहिए, एक वो महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा, जब बच्चे आज उतना सेंसिटिव नहीं बन पाए क्योंकि भाषा विज्ञान को जैसे हमारे उमेश जी ने कहा जटिल क्लिष्ट या इसी ढंग से मतलब फी की सब्जेक्ट मान लेते, यही होता है। तो आज मैंने अपने विद्यार्थियों को बीचों बीच एक वॉइस मैसेज भेजा, कहा कि आपके जो पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, कल परसों परीक्षा में भी शामिल होने वाले हैं, तो बच्चों को कहा कि आपको जो मतलब जटिल लग रहे हैं उसको इतना सरल बना के आत्मीयता से अनुराग जी पढ़ा रहे हैं, आप जुड़ जाइए। जो जुड़ पाते हैं तो वो अभी लाइवली सवाल कर सकते हैं। तो जब अनुराग जी ने प्रश्नों की आशा की है तब कोई सवाल नहीं कर रहे थे हमारे विद्यार्थी, और जैसे एक आध जो यहाँ पे जुड़े हुए प्रतिभागियों ने कहा तो लगभग वही है जैसे राधिका जी ने कहा था। हम लोग फिर आपका प्रेजेंटेशन, आपकी प्रस्तुति को पढ़ेंगे, फिर तब जाकर मतलब पढ़ते समय मेरे जो जिज्ञासाएं पैदा होंगी, हम फिर से सवाल करें। हाँ, यहाँ पे यूनिकोड का जो मुद्दा सामने आया,
तो इस मुद्दे पे तकनीकी दृष्टि से ना होके और अन्य दृष्टियों से मैं यहाँ बात सामने लाना चाहता हूँ। वो अन्य दृष्टियां जो है, आपको पता है यहाँ भारत के संविधान की दृष्टि से देखा जाए 1950 जनवरी 26 से संविधान लागू है, उसमें हिंदी को राजभाषा के नाम से घोषणा कर दी है और उसके लिए लिपि देवनागरी की बात की गई है। अब उस समय तो आपको पता है, तो उस समय टाइपराइटर ही था और उसके बाद 1960-70 के दशकों में फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया। उस समय मतलब ऐसे साधन भले ही किसी देश में पैदा हो जाते, फिर दूसरे देशों में, जहाँ की विकासशील देश हम कहते थे, हम कहीं तीसरी श्रेणी के देशों में थे, तो ऐसे देशों में पहुंचने में समय लग रहा था। तो मान लीजिए तब जाकर हमारे पास कुछ चिंताएं पैदा हुई थी और तब तक हमने कुछ तो कर लिया। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पे यूनिकोड की जहाँ बात है, तो हरिराम साहब केवल आपका नाम वहां पे देवनागरी में दिख रहा है, इधर मेरा नाम देवनागरी में दिख रहा है। तो भले ही अभी कम इसमें प्रतिभागी रह गए हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया, लेकिन अधिकांश लोग जो है देवनागरी लिपि का उस रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 200 साल तो कम से कम 250 साल अंग्रेजों ने हम में जो अंग्रेजी के प्रति अनुराग पैदा किया है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो वो अनुराग इतना हो गया, आज कंप्यूटर ने इतना अनुराग पैदा कर दिया मतलब रोमन लिपि के प्रति। अब लोग कोई भी अपनी लिपि में सीधा टंकन नहीं करना चाहते और वो रोमन के माध्यम से ही करना चाहते, इसलिए रोमन के साथ संबंध पूरी पृथ्वी खत्म होने के बाद भी बना रहेगा, ये तो सही है। और देवनागरी के प्रति हमारा जो अनुराग होना चाहिए, उसकी कमियां क्या है, तो उसमें एक आध वाक्यों में मैं कहना चाहता हूं। तो 1970 से लेकर आज तक तो जो भारत सरकार के अलग अलग अभिकरण हैं या मंत्रालय है और संस्थाएं संगठन है, तो जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है इस दृष्टि से विकास के पक्ष में, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक सक्रिय सदस्य रहे हैं यूनिकोड के, निश्चित रूप से आपने काफी चिंतन किया होगा। तो यही हम चाहते हैं दोनों पक्षों पे, एक तो यूनिकोड के साथ आपका जो भी संबंध बना रहा, तो उसमें देवनागरी और अन्य जो भी लिपियों का, मूलतः मैं मानता हूं देवनागरी की लिपि को जिस रूप में वो सरल और सपाटी थी, उस रूप में विकास करने के लिए आपने जो जो काम किया है, उस पर केवल अभी जो आप चैट बॉक्स में जो भी लिख रहे हैं, तो उसकी जगह आप अच्छी प्रस्तुति बनाइए। तो हम चाहेंगे आपके 2 व्याख्यान हो, एक आपने देवनागरी को लेकर जो शोध किया है उसके तमाम पक्षों पर एक आपका व्याख्यान हो, और विशेषकर यूनिकोड के साथ संबंधों में क्या क्या बातें आए उसको लेकर। तो अभी देखिए, जैसे मैं इस बात पे सीधा आ जाता हूं कि आप देवनागरी में जो पंक्चुएशन है, मतलब फुल स्टॉप, कामा और आश्चर्यार्थक, प्रश्नार्थक और तमाम जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको लेकर कई लोगों की ये धारणा थी, जैसे मैंने सुना कि ये देवनागरी की अपनी नहीं है, इसलिए देवनागरी की इसमें नहीं चाहिए। तभी तो जो है इसके प्रति तो जो दुर्भावना पैदा की गई, तो उसकी वजह से आज भी लोग तमाम समस्याएं झेल रहे हैं और नाम जो जो देते जा रहे हैं, और विशेषकर स्मार्टफोन में तो कंपनियां जो जो स्मार्टफोन बना रही है उन पर कहीं पे भी ये शर्त हमने न लगा। तो भारत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल देश है और भारत में सारी चीजों की बड़ी खपत हो रही है। आज जिसको आप गरीब से गरीब मानते हैं, उसके पास भी बहुत से बढ़िया स्मार्टफोन है। अब वो सारे जब खरीद रहे हैं, हमें भारत सरकार की ओर से ये शर्त जरूर लगाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं और भारतीय लिपियों के प्रयोग के लिए जो मानकीकरण भारत सरकार ने की है, उन शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, बाकी जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बल पर जो कुछ यूनिकोड चल रहा है बस वही है, बाकी चीजों पे काफी लापरवाही है। ये लापरवाही मुझे लग रहा है कि काफी जारी रहेगी, कारण जहां जहां ढूंढो तो आपको फिर वो याद आ जाते हैं।
क्षमा चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा खांसी आ रही है मुझे लगातार बोलते हुए। इस बीच आप तो ज्यादा इसी में मजा ले रहे हैं। इन कॉल टेक्स्ट में हम लोग उसमें भी जाएंगे। संसार की सारी लिपियों के लिए पंक्चुएशन को यूनिकोड में एक ही ग्रुप में अलग एनकोड किया ताकि हर एक भाषा के लिए एक ही प्रकार के पंक्चुएशन को दोहराना नहीं पड़े, यूनिक रहे। ये बात हम सहमत है, सब इसमें बिल्कुल सहमत है। आपको पता है कि देवनागरी के तमाम विद्वानों ने जो कुछ, मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए किसी विद्वान के पास या किसी शासक के पास कोई चिट्ठी आती है, वो किसी और विभाग के पास या मंत्रालय के पास भेजते हैं, वो जिनको विद्वान मानते हैं उनके पास भेजते हैं। अब वो विद्वान जितना दिमाग लगाता है, उसी वजह से हमारे पास ये जो अराजकता पैदा हुई है देवनागरी की, और अन्य संस्थाएं कई सारी हैं, तो इस अराजकता का कारण ये रहा कि अब वो विचार विमर्श किसी से करना नहीं चाहते। और जब आप देवनागरी की नहीं रही, निश्चित रूप से नहीं रही, अब आप तो प्रयोग कर रहे हैं। अब जब हम पैदा हुए कपड़े पहनते नहीं थे, अब पहनने लगे हैं। और विशेषकर मैं ये भी बात कहता रहता हूं कि भारतीय कपड़े, भारतीय वर्दी हम छोड़ चुके हैं, तो जिस अंग्रेजों ने जो कुछ हमें सिखाया वही ज्यादा पहन रहे हैं। अब मतलब वहां भी हमारा अनुराग पूरा उस पर ही दिख रहा है। तो ये जो इसकी वजह से ही बड़ी समस्याएं आ चुकी है, तो उस पर फिर अलग से ही बात होगी। निश्चित रूप से हमारी वांग्मय परंपरा से लेकर आज तक भारतीय भाषाओं का जो संवर्धन, उद्भव और विकास के पक्ष में डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी ने जो अपना विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति के साथ साथ तो कई सारे मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला और भाषाओं के प्रति हमारे अनुराग को सचेत किया, तो इसके प्रति मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए भाई डॉक्टर अंशुल जुबे का स्वागत करता हूं मैं। वे अपने विचार रखें। जी धन्यवाद सर, सादर नमस्कार। सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। कभी कभी कुछ चीजें अकस्मात होती हैं लेकिन अच्छी हो जाती हैं। कहते हैं ना कि हमारे गांव में एक कहावत होती थी कि गाज गिरी लेकिन मीठी गिरी। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हुई, हमें रास्ते में रहना पड़ा, तो ये जिम्मेदारी मैंने डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी को दी। और आप जितना अच्छा साइंस पे अपना अधिकार रखते हैं, उतना ही आप भाषा के प्रति आपका लगाव है, और ये बड़ा अच्छा रहा। मैं उमेश जी को भी बताना चाहता हूँ कि ये अकस्मात हमारे सामने जो समस्या थी, वो आपदा जो है अवसर में बन गई। तो मैं बहुत बहुत जो है डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारे इसको स्वीकार किया और बोले आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि काफ़ी अच्छा हो सके। और हमने ये बाबू सर से ही सीखा है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करो और काम हो जाएगा। आप अगर पॉजिटिव हैं तो कायनात आपके साथ लगी हुई है, आपके मंसूबे सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अवसर देने के लिए, और आगे जो भी सहयोग है या अगले सत्र में जैसा भी उमेश जी कहेंगे हम लोग समय निकाल के काम करेंगे। सर बहुत बहुत आभार। नमस्कार। उमेश जी आगे की कार्रवाई। जी जी धन्यवाद महोदय। और अंशुल सर के प्रति भी मैं बहुत ही विनम्रता से अपना आभार व्यक्त करता हूं सर कि कहीं न कहीं आपने आज के इस विषय को डॉक्टर अनुराग महोदय के माध्यम से समृद्ध किया है। साथ ही श्रद्धेय डॉक्टर जयशंकर बाबू सर जो हमेशा से कहीं न कहीं इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं के प्रति उनका इतना डेडिकेशन रहा है कि हम लोग हमेशा उनसे प्रेरणा लेते हैं, जैसा अंशुल सर ने कहा। और आज अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के दौरान भी सर ने तमाम जितने भी हमारे श्रोता वक्ता जिन्होंने अपने संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी, सबके जिज्ञासाओं को पूरा करते हुए सर ने अपने अध्यक्षीय उद्घोषण को यहाँ पर रखा और हम सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा। खासतौर पर जो सक्रिय जो वक्ता आज जुड़े थे डॉक्टर पंसारी सर और जो एक और वक्ता, तो उनको सर ने
परोक्ष रूप से ही अपने वक्तव्य रखने के लिए उत्प्रेरित भी किया। मैं चाहूंगा कि शरीफ जी दूसरे शरीफ सर, वक्ता। जी 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 सर, शरीफ सर का। तो मैं चाहूंगा कि सर ने आप लोगों को अच्छा धन्यवाद मौका सर। दिया है सर। आप लोग आगे आने वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला में जरूर किसी गूढ़ विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखें, ताकि हमारा यह जो पटल है और समृद्ध हो सके। साथ ही साथ हम लोग कुछ सीख भी सकें, कुछ नया सीख भी सकें, क्योंकि समय काफी हो गया है, 8 बजने वाला है और लगातार 2 घंटे से हम लोगों का कार्यशाला चल रहा है। तो अब हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो यहीं पर इस कार्यशाला की औपचारिक समापन की जाए सर। फिर अगले सप्ताह एक नया विषय पर, एक नए वक्ता के साथ हम लोग नई ऊर्जा के साथ फिर हम लोग जुड़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। जरूर उमेश जी, आप समापन की घोषणा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। और बहुत धन्यवाद सर। समापन कहने से पहले मैं जैसे हरिराम पंसारी साहब से और शरीफ साहब से अनुरोध किया है, अब वे हमसे संपर्क करेंगे और आगे तो उनके ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। और हम अनुराग जी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आज पिछली मतलब 17वीं 18वीं कार्यशालाओं का क्या हुआ, हम जिन वक्ता के मतलब कार्यक्रम की घोषणा करके हमने आमंत्रण पत्र जारी किया था, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। 17वीं कार्यशाला में वो वक्ता नहीं आ पाए वक्त पे, और आखिर मैंने कह दिया उमेश जी को आप ही प्रस्तुत करेंगे आज। तो जैसे अंशुल जी भी आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, फिर अनुराग जी को जोड़ दिया। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा कार्यक्रम। परसों भी जैसे उमेश जी ने पिछली बार यूनिकोड को लेकर किया था, निश्चित रूप से हरिराम पंसारी जी उस दिन जुड़ते तो हम लोग किस दृष्टि से, मतलब केवल जो काम हो रहा है उस दृष्टि से नहीं, जो काम होना चाहिए उस दृष्टि से भी चिंतन करते हैं। और अनुराग जी को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जो भाषाओं के प्रति हमारा अनुराग बढ़ाया, तो उनके साथ भी हमारे संबंध बढ़ते जाएंगे और हम आपको बार बार तंग करेंगे और आमंत्रित करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है सर। और निश्चित रूप से हम आपको बार बार सुनना चाहेंगे। और अंशुल जी के प्रति आभारी हूँ कि आभार जैसा शब्द हल्का लगता है, कारण भाई अंशुल जी हमारे साथ हमेशा ही है। तो अंशुल जी का नाम के बिना हमारा आमंत्रण पत्र नहीं रहता, और आज अनुराग जी को जोड़ दिया तो और भी हमें संबल मिला है। और आज दो जो हमारे प्रतिभागियों में हरिराम पंसारी साहब और शरीफ साहब, और विशेषकर हरदीप जी और कई सारे मित्र जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सक्रियता हमारे लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और आगे की कार्रवाई उमेश जी करेंगे। जी धन्यवाद आदरणीय। एक बार पुनः मैं आज के जो हमारे वक्ता थे डॉक्टर अनुराग दीक्षित महोदय के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अंशुल दुबे महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जो सक्रिय श्रोता जो वक्ता जुड़े रहे, लगातार 2 घंटे से अपना समय दान कर रहे हैं, मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और विशेष तौर पर जिनके निर्देशन में हम वो ऊर्जा का संचार कर पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, आप सभी के प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ मैं आज के इस कार्यशाला को उमेश जी फिर अनुराग जी का हैंड राइज हुआ है, ध्यान दीजिए। सर मुझे अचानक से एक पता चला और लेक्चर का जो भी मैं कर सकता था मैंने तैयार करके आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया। और इतना सुखद वातावरण मिलेगा ये मैंने कल्पना नहीं की थी। आमतौर पर ऑनलाइन मीटिंग्स काफ़ी बोरिंग होती हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। एक हमारे जो प्रतिनिधि हैं उमेश जी, मैं नाम नहीं लिख के आ रहा था, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छे और सहज तरीके से आप सारी बातें रखते हैं और सरलता से सब कुछ करते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय सर को मैंने पहली बार सुना, जयशंकर बाबू सर को, बहुत अच्छा लगा कि सहजता से मैंने जितनी बातें बोली थी एक एक बिंदु को लेकर के उन्होंने सारी बातें दी, सारी सब पे प्रतिक्रियाएं दी। ये एक
अच्छे श्रोता और एक अच्छे विद्वान और एक अच्छे सहज व्यक्तित्व का ही केवल एक परिणाम हो सकता है कि ऐसी बातें वो रख सकता है कि मैंने कुछ बातें शायद हल्के में भी बोल दी थी, वो भी उन्होंने उठा उठा करके छोटी छोटी बातों पर पॉइंट किया। तो अच्छा लगता है कि इतना ध्यान दिया जाता है। और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे आमंत्रित किया, आप लोगों के आशीर्वचन का मौका मिला। और आपके बीच में गोस्वामी जी लिखते हैं, जिम बालक कर तोतरी बात है, जैसे बालक तोतली भाषा में बोलता है और घर वाले आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से मैंने अपनी तोतली भाषा में जो भी आप लोगों से कहा, जो भी बोला, उसके लिए सभी को धन्यवाद। हम सभी अपने ज्ञान में संगच्छम संगद्वम, सभी लोग साथ में बढ़ें और साथ में पलें और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना विकास करें और समाज, सबसे पहले समाज का विकास करें। विकसित समाज जब होगा, जो वातावरण अच्छा होगा तो वातावरण ही अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब समाज अच्छा होगा तो हम अपने आप एक अच्छे व्यक्तित्व में बदलते चले जाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। अनुराग जी, यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, आप चूंकि आज आपातकाल की स्थिति में जैसे अंशुल जी ने व्यवस्था की, वैसे भी मैं, क्योंकि मैं एक बैठक में हमारे कुलपति महोदय से मिलता रहा उस समय, तो मैंने उमेश जी से कहा, उमेश जी जो जुड़े थे उनके नाम से, उनका नाम भी आपको उमेश कुमार प्रजापति अलख बहुत स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में लिखा हुआ वो जुड़े हुए थे। तो अंततः फिर मेरे नाम से जुड़कर वो उड़ीसा से, मैं पांडिचेरी से, दोनों दिख रहे हैं, दोनों एक ही यूजर से जुड़े हुए हैं। कारण रिकॉर्डिंग करना था और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी निभाने के लिए तुरंत उनको कहा आप बाहर आ जाइए, मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि मैं रास्ते में रहा और फिर रास्ते में भी आपको ध्यान से सुनता रहा मैं, और कई और बातों पे मुझे कहना था, लेकिन समय की सीमा है। हम लोग पहले से ही 1 घंटे का कार्यक्रम कह रहे हैं, कभी भी हम उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये पिछड़ापन हमारा चल रहा है। 2-2.5 घंटे निश्चित रूप से हो जाता है, आज भी 2 घंटे पार कर ही चुका है। तो वो सारा श्रेय हमारे उमेश जी जो कि प्रजापति है तो अलग जगाते हैं, उनको ही जाता है। बाकी अंशुल जी और आपका अनुराग तो हमारे साथ है ही। जी जी, सर हरदीप कौर महोदया ने हैंड रेस किया है, अगर आपकी अभी भी कोई जिज्ञासा है तो जी आप रख सकती हैं। सर जिज्ञासा नहीं है, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप हिंदी सेवा में इतने रत हैं, इतनी मेहनत, इतनी लगन। जी, सॉरी आपका सर, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी भावुक हो गई थी। तो सर आप सभी इतने विद्वत जन हिंदी सेवा में जो इतना रत हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन को सलाम। धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल मैम, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूँ। जी सर, सर बोलें सर आप। नहीं तो मैं समझ गया मैडम, जितनी भावुक हो के मतलब उनके आंसू बह रहे थे वो नहीं दिखाए हमें, बस वो भावना उन्होंने प्रकट किया, उनके प्रति हम श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक है। और आपने जो इस कार्यक्रम के प्रति अपनी भावना स्पष्ट की है, निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा के प्रति हम निश्चित रूप से नतमस्तक है। धन्यवाद मैम। जी जी बिल्कुल सर, कहीं न कहीं हम सभी के आपसी सहयोग से ये हमारा जो ज्ञान यज्ञ है, यह इसको एक सफलता मिल रहा है। जैसा सर ने बोला कि हम लोग जब इसकी शुरुआत किए थे, राष्ट्रीय कार्यशालाओं के की जब अवधारणा आई थी सर के मस्तिष्क में, और हम लोग चाहे थे कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग इसको किया जाए, तो उस समय हम लोगों ने यही सोचा था कि 1 घंटा, सवा घंटा में हम लोग इसको समेट लेंगे। लेकिन आज तक 1 घंटे में कभी तक समेटा नहीं गया, कम से कम 1.25-2 घंटा तो चला ही है। तो सर ने इसको एक पिछड़ापन दिया सर, ये पिछड़ापन नहीं है, ये हमारे कार्यशाला की भव्यता है सर, कि लगातार हम 2 घंटे भी बिता, आज जैसे अनुराग सर ने बोला कि 2 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और वह भी इतने क्लिष्ट विषय पर। लोग ऊब जाते हैं सर, 40 घंटे के कक्षा में अगर कोई भाषा वैज्ञानिक अपना कोई विषय पढ़ा रहा है तो लोग ऊब जाते हैं, लेकिन आज वास्तव में इतना क्लिष्ट विषय इतने सरल एवं आसान सहज भाषा में अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिस हिसाब से हम श्रोताओं तक उन्होंने ये ज्ञान परोसा है, हम लोगों को पता ही नहीं चला, और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको अपने अंदर पचाने का वो कोशिश किए हैं। तो हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप सभी के सहयोग से
आप सभी की सक्रियता से हम लोग इन कार्यशालाओं को एक भव्य रूप दे रहे हैं और इस ज्ञान यज्ञ को जन जन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूं और इसी के साथ सर्वेशाम मंगलम की भावना से इस राष्ट्रीय कार्यशाला की समापन करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। वेंकटेश्वर राव साहब अभी फिर जुड़े थे शायद बीच में, हाँ बीच नहीं, में वैसे नहीं रहे। बीच में थोड़ा जर्नी में था जयशंकर साहब, लेकिन यहाँ हाँ सर, हाँ सर। फिर एक ज्यादा समय हो गया, लेकिन थोड़ा मैं हाँ अनऑफिशियल बस पर बैठा हूँ तो मैं वीडियो जी पे सर। नहीं आया हूँ। जी जी जी, नहीं उमेश जी ने बीच में आपको आमंत्रित किया, उस समय आप नहीं थे। हाँ उस समय नहीं थे आप, मैंने ध्यान दिया। हाँ, तो उस समय मैं फिर एक्चुअली हाँ बाहर था गाड़ी पर, फिर जी बीच जी में जी तो फिर जी घर सर, आकर जी सर, सुनना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा, सचमुच बहुत जी अच्छा लगा। सर, जी अनुराग सर, जी का तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, जी जी। लेकिन शुरू में तो कम से कम एक 45 मिनट सुना था उनका। तो ये बाद में सुन सकते हैं क्योंकि उमेश जी इसका वीडियो जी पोस्ट जी कर जी, हाँ देंगे, हाँ हाँ हाँ, तो वीडियो। तब जरूर सुन सकते हैं। जी जी, सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय प्रोग्राम चल रहा है सर आपका, हर जी बुधवार। सर, बस और इवन संचालन भी पूरा बहुत अच्छा रहता है हमारे उमेश जी का ना। उनके एक कला बहुत अच्छा लगता है मेरे को, उनको संचालित करने का ढंग बहुत अच्छा है। जी जी और आप तो हर विषय का तो समेट कर अंत में एक समाहार देते हैं, वो भी अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है। जी और अंशुल जी के प्रयास भी सराहनीय है, और अनुराग जी का विशेषकर ना एक बहुत ही बड़ा विशाल विषय है, ये गंभीर विषय है। और जितने बार भी सुने हम, बहुत कुछ जानने के लिए इस विषय पे हमें मिलता रहता है, भाषा परिवार के संबंध में। सचमुच आज उनका आकस्मिक रूप से मिलना भी इस मंच के लिए लाभदायक रहा है। और वैसे मैं बाकी मित्रों के जो सवाल सुन नहीं पाया बीच में, फिर भी ज्ञानवर्धक रहा सर, इसे हम जारी रखें। हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। सर हम लोग जब समापन की घोषणा कर रहे थे तो शायद हरदीप कौर मैम कुछ बोलना चाह रही थी जी, उस समय भावुक हो गई थी। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, सर हैं अभी सुन सकते हैं। मैं ना सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती थी कि आप हिंदी सेवा में इतने रत हैं, इतने कर्मशील हैं हिंदी के प्रति। तो आपकी मेहनत, आपकी लगन को सलाम सर, धन्यवाद। जी जी, आपका भी हार्दिक आभार महोदया कि आप लगातार 2 घंटे से अधिक समय से सक्रियता से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से भव्य होता जा रहा है और जन जन तक पहुंचता जा रहा है। लोग जानते नहीं थे, आज लोग इससे जुड़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और कुछ सीख के जा रहे हैं। यह वास्तव में हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूत कराता है।